आपको एज अ पायलट मैम कितना ट्रेन करा जाता है प्लेन हाईजैक के सिचुएशन में? It takes us back to 8 March 2014. I'm talking about most talked about incident in the history of the civil aviation, the MH370, the Malaysian flight. You know, it just vanished somewhere. Since 1948, more than 84 flights have just vanished from the face of Earth. Let's talk about Kargil, war zones. Let's talk about any other missions that you have fructified, you have participated, your contribution in your words, ma'am. This line, ma'am, living life on the edge. There is every day a new flight and I'm sure a new challenge. How do you take it, ma'am? जिसको लोग एज मानते हैं उसको मैं अपनी ज़िंदगी का सेंटर मानती हूँ। आपको अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ेगी। लास्ट वॉर इंडिया ने देखी थी 1971 में। ऐसा हुआ मेरे साथ कि मेरे एयरक्राफ्ट की ब्रेक्स फेल हुई। जिस जहाज़ को मैंने लेके जाना था उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका क्रैश कर गया, क्योंकि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उस वक्त कारगिल पे आने का कोई चांस ही नहीं। तब पहली बार ये ग्रेविटी फील हुई कि कुछ तो सही नहीं है। हरिता कौर ढोल शी डाइड इन अ क्रैश। फाइनल जो मैंने एयरफोर्स में सीखा वो था एक वॉरियर का। नमस्कार। कुछ साल पहले की बात है जब मैं अपना पैराग्लाइडिंग का कोर्स कर रहा था। वहाँ मेरी एक बेहतरीन इंसान से मुलाकात हुई थी जिसे मैं प्यार से जेनी इन द बॉटल बुलाता था। उसकी कलाई के यहाँ पर कुछ परिंदे टैटूड थे। उसके लिए मैंने कुछ शब्द लिखे थे जिसे मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। गौर फरमाइएगा। ऐ नादां, ये जो परिंदे तूने अपनी हाथों की लकीरों में सजाए हैं, पूछ इन परिंदों से कि क्या वो उड़ना चाहते हैं या तेरी हाथों की लकीरों में बंद हो जाना चाहते हैं। ऐ नादां, तू भी तो एक परिंदा है, फिर उड़ने से क्यों डरता है। आज के पॉडकास्ट में आ रही हैं द फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स वुमेन पायलट, स्क्वाड्रन लीडर अर्चना कपूर। एंड फर्स्ट के खिताब के बारे में अगर मैं डिस्कस करना चाहूँगा तो इन्होंने फर्स्ट का नाता बहुत चीज़ों से जोड़ा है। ट्रेनिंग के दौरान द फर्स्ट इन एग्जामिनेशंस एट द ग्राउंड सेगमेंट। शायद मेरी पूरी ज़िंदगी में मुझे ये सो कॉल्ड फर्स्ट आने का खिताब नहीं मिला होगा और आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो मेरी इस बात से मुझे कनेक्ट कर सकेंगे। आप ये समझ सकते हैं कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है। इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगी। And I'm sure इनके experience will be the X factor of this podcast. सच बोलूं, मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है ऐसे शख्सियत को अपने पॉडकास्ट पर बुलाकर। आज हम इस पॉडकास्ट में एक पायलट की रहस्यमय ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी सुना नहीं होगा। इस पॉडकास्ट में हम स्क्वाड्रन लीडर अर्चना कपूर की लाइफ के बारे में, उनकी जर्नी इन दी इंडियन एयरफोर्स के बारे में बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। आखिरकार कब इंडियन एयरफोर्स ने ये डिसीजन लिया कि वो लॉन्च पैड रेडी हो रहा था या हो गया था एक वुमेन पायलट को इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट करने के लिए, उन्हें कमीशन करने के लिए। पिक्चर अभी बाकी है। उनकी इंडियन एयरफोर्स की जर्नी के बाद उनकी सिविल एविएशन में एंट्री, one of the most prestigious airline flying experiences of the world, उनकी ड्रीमलाइनर 787 की फ्लाइंग एक्सपीरियंस के बारे में डिस्कशन। आप सभी को ये बता दूं कि ये ड्रीमलाइनर 300 पैसेंजर्स को उड़ाने की कैपेसिटी रखता है और यहाँ से होगा एक रोमांचक डिस्कशन। हम कुछ ऐसे डिस्कशंस इस पॉडकास्ट में लेके आएंगे जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपीरियंस्ड और एक जांबाज पायलट हमें समझा सकता है। MH370, द मलेशियन प्लेन क्रैश। कुछ स्ट्राइक तो हुआ होगा,
one of the most mysterious stories and incident of civil aviation industry. प्लेन क्रैशेस के इनसाइड की स्टोरीज, द ब्लैक बॉक्स, और आगे बढ़ूं, अनइनवाइटेड एंट्री, द प्लेन हाईजैक्स की स्टोरीज। आखिरकार हमारे पायलट्स को कितनी ट्रेनिंग मिलती है ऐसी क्रिटिकल इमरजेंसीज को केटर करने के लिए? एनी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग गिवन टू आवर पायलट्स टू हैंडल सच इमरजेंसीज? द सेफ्टी ऑफिसर ऑन बोर्ड अ प्लेन, जिसके बारे में आपने सिर्फ बॉलीवुड और हॉलीवुड में सुना होगा और शायद देखा होगा। द सो कॉल्ड द मे डे, और बहुत कुछ। पायलट्स का फटीग लेवल, उनकी एंजाइटीज, हाउ डू दे हैंडल देयर इमोशंस? देयर इज अ लॉट इन दिस पॉडकास्ट, सो प्लीज डोंट मिस इट. We will also come up with shorts and long clips at a later date, so do subscribe to our channel. Well, आज मेरी पॉडकास्ट की जर्नी में इंडियन एयरफोर्स के साथ मेरा पहला पॉडकास्ट होगा, एंड नन अदर देन द फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स वुमेन पायलट एवर. आप सब ये देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि आज हमारी नारी कहाँ तक आ चुकी है. इन टर्म्स ऑफ द फ्लाइंग एक्सपीरियंसेस, हमारी नारी शक्ति ने क्या नहीं हासिल किया है. एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल, रिकॉनेसेंस, ट्रांसपोर्टर्स, टैंकर्स, ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट्स, द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉम्बैट, द फाइटर्स, सियाचिन में कैप्टन्स ऑफ द हेलीकॉप्टर्स. आखिरकार ऐसी क्या जगह बची है जहां हमारी नारी शक्ति अपने झंडे नहीं गाड़ रही हो? This is the true spirit of women empowerment in the emerging Bharat. Let me tell my audience, आज फिर एक बार The Untold Story with Commander Victor Mike में मेरे गेस्ट का ये पहला पॉडकास्ट होगा. It's such a proud moment for me as a host. और शायद मेरी ऑडियंस ने आज तक इंडियन एयरफोर्स के बारे में इतना डिटेल्ड एक्सपीरियंस नहीं सुना होगा, पर ये मौका मैं आज आपको दे रहा हूँ. सो लेट द गेम बिगिन. तो चलिए कृपया करके अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और आगे आने वाले सफ़र को हमारे साथ एंजॉय करिए. लेट मी नाउ कॉल अपॉन द फर्स्ट एवर इंडियन एयरफोर्स वुमेन पायलट, स्क्वाड्रन लीडर अर्चना कपूर. Welcome on board, ma'am. I feel so honored to invite you on this podcast, ma'am. This is ma'am's first podcast ever. What an honor for me, ma'am, to host you here. And I'm sure, ma'am, this is going to be a longer flight today, unlike your previous panel discussions that you may have had earlier, the smaller versions. Thank you. On to you, ma'am. Let the game begin. Okay. How do you feel, ma'am? All right. Entirely my honor, Vipul, to be here with you people. It is, yes, like you said, it is my first one-on-one podcast. So a new experience for me, a new flight, like you said. Beautiful, ma'am, beautiful. Ma'am, let's start with the Karwa of questions. Ma'am, growing up in a Fauji circuit, you know, seeing your dad flying choppers means a lot to me and I'm sure means a lot to the audience, ma'am. Ma'am, ये क्या आपके DNA में पहले से आपके formidable years में था या it was patriarchy? What was your father's and mother's role in shaping your future? Vipul, obviously parents are the bedrock of every human being, and so they have shaped me to be who I am. They continue to be a very large part of who I become every single day, even now. Of course, my father wearing the uniform and the pride that he exuded without saying a word was a very big motivation. I could feel it. Patriarchy, yes, also contributed because we were just two daughters, two sisters, and we would hear it. ऐसे चलते चलते दादी बहुत बारी पापा को बोल देती थी कि मुझे बड़ा बुरा लगता है कि मेरा बेटा कबीलदार हो गया है. तो हमें शुरू में तो समझ में नहीं आता. कबीलदार क्या होता है मैम? हाँ, कबीलदार होता है कि वो चीफ, जिसके कंधे पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी. अरे दो लड़कियां हैं, बेटियों को शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और जब अपनी मम्मी से मैंने जैसे तुमने मुझसे पूछा, एग्जैक्टली सेम तरीके से मैंने अपनी माँ से पूछा था कि कबीलदार का मतलब क्या होता है. और जिस दिन उन्होंने मुझे ये बताया तो मुझे उस दिन दिमाग में ये आया कि मैंने तो कुछ बन के दिखाना है और मैंने अपनी दादी को गलत प्रूव करना है. करेक्ट. ये भी एक काफ़ी बड़ी मोटिवेशन रही मेरे लिए. और तीसरी मोटिवेशन ये रही कि माँ बोलती रही कि नहीं
ज़्यादा हवा में मत उड़ो क्योंकि सब लड़कियों को इवेंचुअली शादी करनी है, घर संभालने हैं। और वो कभी कभी पापा को भी डांट देती थी कि आप ना इनको बोलते हो मेरी बेटियां तो हार्डकोर प्रोफेशनल्स होंगी और आप इनके दिमाग में ये गलत आइडिया भर रहे हो। इससे ये भी मैं बोलती हूँ मेरे फादर बहुत बड़े सपोर्टर रहे हैं। वो सबसे बड़े प्रमोटर और चीयर लीडर रहे हैं, घर में टीममेट रहे हैं एक्चुअली। हर बारी उनको पता था कि अगर मैं बोलूँगा कि ये तुम नहीं कर पाओगे तो वो आप पक्का करेंगे। वो मैं पक्का करूँ। माँ का ये रोल था कि वो खुद बहुत पढ़े लिखे थे। मेरी शादी हुई, बच्चे हुए और मुझे अपनी सारी एजुकेशन को पीछे रख के किसी और ऑर्डिनरी जिसने पढ़ाई नहीं कर रखी है उसकी तरह घर रहना पड़ा। आई थिंक मैम आपने सबको रॉन्ग प्रूफ करा, आपने उस सोच को रॉन्ग प्रूफ करा जो हमारी एक मेंटालिटी रही थी बाय बिकमिंग द फर्स्ट एवर इंडियन एयरफोर्स वुमेन पायलट। कितना गर्व महसूस होता होगा ना मैम इस बात को सोच कर भी। हाँ बिल्कुल गर्व महसूस होता है कि मैंने वो वर्दी पहनी, मैंने इस देश की सेवा करी। उन सब चीज़ों का गर्व मुझे बिल्कुल है कि मैं फर्स्ट वुमेन पायलट इंडियन एयरफोर्स की बनी। मैं उसको अपनी खुशनसीबी मानती हूँ। बिल्कुल मैम। है ना। हुआ भी कैसे, वो कहते हैं ना एक ख्वाब देखा जी। और उसके बाद कारवां बनते मैनिफेस्ट किया उस ख्वाब हाँ, को। और मुझे हमारे टाइम पे मैनिफेस्टेशन जैसा शब्द तो दूर हवा में नहीं था। राइट। पर हम सब करते थे। मैं ये बिल्कुल बोलती हूँ कि आज के दिन बिल्कुल वो मैनिफेस्टेशन थी। मैं 6th स्टैंडर्ड में थी, अपने फादर को बचपन से देखती आई थी। तब खाकी वर्दी होती थी एयरफोर्स की, जोश और जुनून के साथ में अपने काम करते थे और वर्दी पहन के दुगना का दुनका हो जाता था। नाउ इट इज मेन इन ब्लू। हाँ, नाउ वी आर कॉल्ड द मेन इन ब्लू, मेन एंड विमेन इन ब्लू। सॉरी, मैंने जानबूझ के ये बात बोली ताकि मैम मुझे पकड़ें और मुझे चौकन्ना करें कि बेटा थोड़ा शब्दों का प्रयोग ठीक से करें। मैम टोटली मेन एंड वुमेन इन ब्लू। यस, बिल्कुल हम वो हैं और हम एयर वॉरियर्स कहलाते हैं आज के दिन। और हम सही मायने में जो मैंने एयरफोर्स में सीखा वो था एक वॉरियर बनना। मैम ये मेरी खुशनसीबी है कि मैंने ट्राई सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन में भी काम किया है और मैंने अपने एयर वॉरियर्स के साथ उनके अलॉन्ग साइड एक मुझे मौका मिला उनको जानने और उन्हें पहचानने का। और शायद वो चीज़ मेरे अंदर कहीं घर कर गई थी और मैंने ये सोच लिया था, मे बी मैनिफेस्ट किया था कि मैं उनसे कभी आगे अपनी ज़िंदगी में ऐसे पॉडकास्ट में ज़रूर मिल सकूँगा। और आज मेरा वो दिन आ चुका है। मेरे पॉडकास्ट में इंडियन एयरफोर्स का ये पहला पॉडकास्ट कहलाया जाएगा। मैम बहुत ही सरलता से शुरुआत करते हैं इस पॉडकास्ट की। हाउ डू यू बिगिन विद योर डे, यू नो, इन योर सॉलिट्यूड, मेडिटेशन, व्हाटएवर मैम? पायलट की ज़िंदगी विपुल कुछ इस तरह से होती है कि वन डे डजंट रिजेंबल द नेक्स्ट। सुबह उठती हूँ तो सबसे पहला मेरा काम होता है जो मेरा फ़ौज के दिनों से और शायद उससे पहले से बचपन से मेरे फादर ने एक डिसिप्लिन सिखाया था कि जैसे ही उठो उसके बाद में योर बेड शुड बी मेड। तो उठते ही पहला काम होता है एंड इट्स लाइक मेडिटेशन फॉर मी। एक्सरसाइज कर रही होती हूँ। क्या ग्लोरियस डे है ये, है ना। और भगवान की कितनी कृपा है कि हम उठे और आज एक नया दिन मिला कुछ और करने के लिए। यही मेरे दिन की शुरुआत है। मैम IAF, what does that stand for you? It stands for it's a family for me. मेरे फादर ने मुझे वो सदा बोलते थे कि IAF का मतलब है it's all fun. It's all fun. बिल्कुल। मैं ये मानती हूँ कि it is a very serious business. देश की सेवा करना, आपके जो कार्य हैं एक एक कार्य को हर रोज़ सही तरीके से सही मायने में करना, फोकस से करना, पर उसमें भी जो एन्जॉयमेंट है उसका मज़ा ही अलग है। उसका कुछ और ही मज़ा है। मैम एक बात बताइएगा, इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना क्या सिर्फ ये केक वॉक था या इसके पीछे काफ़ी मुशक्क़त लगी थी? व्हाट अबाउट द सोशल स्ट्राटा? आपके कितने कोर्समेट्स थे आपके फर्स्ट वुमेन बैच में? लेट्स टेक अस टू द 1990s और प्रिसाइसली 1993। तो ये विपुल एक्चुअली जर्नी मेरे लिए स्टार्ट हुई थी 1988 में, मच बिफोर द इंडियन एयरफोर्स एवर ओपनड इट्स डोर्स फॉर वुमेन ऑफिसर्स टू बिगिन विद। आई थिंक इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। वही जो मैनिफेस्टेशन जिसके बारे में मैंने बात करी थी बचपन में, वो कहीं बड़े होते होते इंजीनियरिंग की ख्वाहिशें, एस्ट्रोनॉट बनना है और कहीं रास्ता इंसान भूल जाता है।
पर जब मैं 12th ख़त्म कर रही थी तो मेरे फादर इग्रुआ में इंस्ट्रक्टर थे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी। तो उन्होंने मुझे बोला कि बचपन में तो बहुत बोलती थी कि इसने पायलट बनना है और तब तक एयरफोर्स में तो विमेन थी नहीं। तो उन्होंने बोला चलो तुम्हारा अगर पायलट बनने का मन है तो आओ इग्रुआ, आओ मेरे पास आके देखो कि फ्लाइंग एकेडमी कैसी है। समहा वो हुआ नहीं, दोस्त मिल गए लखनऊ में तो हमने कहा हम फुर्सतगंज नहीं जाएंगे, हम अपने दोस्तों के साथ ही यहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे, और इग्रुआ जाना हुआ ही नहीं मेरा। पर 1988 में जब मैंने एयरफोर्स बाल भारती दिल्ली से अपनी स्कूलिंग ख़त्म करी, उसके बाद में ये एनसीसी ज्वाइन कर मेरी मदर ने रियलाइज़ किया कि इनको किस तरह बिजी, क्योंकि उनका शुरू से ये मोटो रहा था कि बच्चों को बिजी रखना चाहिए। एम्प्टी माइंड इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप। एग्जैक्टली। तो उन्होंने हमें खूब बिजी रखा था, उन्होंने ही पुश किया, उन्होंने कहा जाओ एयरविंग एनसीसी ज्वाइन करो। जी मैम। हाँ जी। सो वहाँ से मेरी जो जर्नी शुरू हुई फ्लाइंग की तरफ, क्योंकि एयरविंग एनसीसी 1988 में मैंने ज्वाइन करी जुलाई में अपने कॉलेज के साथ साथ, और 88 अक्टूबर तक हमें मौका मिला कि क्योंकि हमारी सीनियर बैचेस की जो गर्ल्स थी वो नहीं जा रही थी ग्लाइडिंग के लिए, तो ग्लाइडिंग में वैकेंसीज थी उस वक्त। तो उड़ने की शुरुआत आपकी ग्लाइडिंग से हुई? बिल्कुल, एनसीसी के साथ ग्लाइडिंग से शुरुआत हुई मेरी। कहते हैं ना किसी चीज़ को इतनी शिद्दत से चाहो तो कायनात की हर ताकत उसमें लग जाती है, वो पीछे में काम कर रही थी। हमारे को एक इंस्ट्रक्टर मिले, विंग कमांडर के.एन. बाजपेयी, जो बड़े सेलिब्रेटेड और अवॉर्डेड फाइटर पायलट रहे थे, जिन्होंने 1971 वॉर में काफ़ी योगदान दिया था। सेबर किलर कहा जाता था। हाँ, क्योंकि नेट पायलट थे उस टाइम पे। Okay. तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ आई कि जो बॉयज़ एनसीसी और गर्ल्स एनसीसी में हमको इकट्ठे ग्लाइडिंग में डाल दिया गया। और विंग कमांडर बाजपेयी हमसे बहुत बारी, जब उन्होंने हमारे साथ फ्लाइंग करी है उसके बाद में, तो उन्होंने एक दिन ऐसी हमारी ग्लाइडिंग रुकी हुई थी, बिकॉज वीआईपी मूवमेंट थी, पालम से होती थी मूवमेंट और सफदरजंग में फ्लाइंग बंद हो जाती थी। तो बैठे हुए थे, तो वो कहते हैं एक चीज़ बताओ, तुम लड़कियों को कभी लगता नहीं है कि तुम यहाँ पे यू आर गिविंग द बॉयज़ अ रन फॉर देयर मनी, और तुमको फ़ौज में आने का मौका नहीं मिलता, जबकि ये लोग एनसीसी करके अपना सीडीएस दे के इनके पास में वो अपॉर्चुनिटी है। करेक्ट मैम। तो वो यूनानिमसली हम सब ने कहा कि हाँ, हमको भी, हमारा भी मन है कि हम फ़ौज ज्वाइन कर सकें, यूनिफॉर्म पहने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकें। तो उन्होंने कहा तो पूछते क्यों नहीं हो? तो हम नेचुरली यंग बच्चे किसको पूछें, कहाँ पूछें? उन्होंने कहा कि एक कॉन्सेप्ट याद रखना लाइफ में, बांध लो उसको गांठ जी, कि एक आदमी हाथी लेके जा रहा है, तुम्हें हाथी बहुत पसंद आ रहा है, छोटा सा प्यारा सा हाथी है वो और तुम्हारा मन कर रहा है उस हाथी को लेने का, तो कैसे मिल सकता है वो हाथी? तो हम सोचते रहे। उन्होंने कहा भाई पूछो तो सही, हाथी वाले हाथी देगा, पूछोगे नहीं तो तुम्हारे हाथ वो हाथी आने वाला है नहीं, कभी भी कोई चांस ही नहीं। बेसिकली बाजपेयी साहब ने आपके अंदर वो कीड़ा डाल दिया। बिल्कुल डाल दिया। उन्होंने कहा कि बेस्ट केस सिनेरियो वो हाथी मिल भी सकता है। तो बस वहाँ से शुरू हुई हमारी जर्नी। हमारे को एक के बाद एक वो सपोर्ट मिलता रहा। मेरी फ्रेंड थे, हर फादर वाज उस वक्त सर्विंग थे, विंग कमांडर के.डी. बावा। उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से हमारे को एक लेटर बना के दी। मेरे फादर ने उसमें बहुत कंट्रीब्यूशन करी कि भाई कैसे द ड्राफ्टिंग पार्ट बिल्कुल, द ड्राफ्टिंग, माइनर, मेजर, एसटी सारा हमको, तो हमने एक बहुत बढ़िया उम्दा लेटर बनाई। इस प्रोसेस को कुछ टाइम लगा। हम तब तक सेकेंड ईयर कॉलेज में आ गए थे, और वही मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है प्रचला बावा, वो और मैं फिर दिल्ली को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑल इंडिया बेस्ट ग्लाइडर पायलट्स कंपटीशन के लिए चूज़ किए गए। राइट। प्रचला ने विमेंस वाला सेक्शन था उसके लिए, और मैं ओपन सेक्शन विच वाज मेन एंड विमेन टुगेदर। हमारे लिए बहुत बड़ा पुश था कि सर कह रहे थे यही तो हम तुमको बता रहे हैं कि 40 लड़के और हम, मेरे ख्याल से 8 लड़कियां थी जिसमें से ये सिलेक्शन हुआ था कि कौन जाएगा दिल्ली को रिप्रेजेंट करने के लिए। वो कह रहे हैं कि तुम लोग हो लड़कों से बेहतर, राइट। तो देश को भी तुम लोगों की कैपेबिलिटी और टैलेंट का फ़ायदा होना चाहिए।
तो उन्होंने हमको रीइग्नाइट किया, क्योंकि तब तक हम बहुत उसे कहते हैं ना गुंजल से में पड़ गए थे कि भैया लेटर किसको भेजे, कैसे भेजे, लेटर बन गई, अब क्या करें। तो वहाँ से जब हम ग्लाइडर पायलट्स कंपटीशन करके आए, उसके बाद हमने थोड़ा सा ये लेटर राइटिंग में इम्पेटस आया और हमने इस लेटर को डिसाइड किया कि हम मैक्सिमम लोगों से सिग्नेचर लेंगे। मैं बीएससी कंप्यूटर साइंस के सेकेंड ईयर में थी। फर्स्ट ईयर कॉलेज में बहुत अगेन मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा था। अपने कॉलेज में मैं टॉप करी थी। ये था कि वहाँ से टीचर से प्रेशर आ रहा है कि तुम क्लासेस नहीं अटेंड कर रहे हो और वो सब, और अब मन बांध लिया था कि भाई पायलट ही बनना है। समाओ वो विजन भी आने शुरू हो गई थी कि जैसे लोगों को अब मैं यूनिफॉर्म पहने हुए देखती थी, अपने सर को यूनिफॉर्म में देखती थी बहुत बारी, तो मुझे ऐसा लगता था कि यही यूनिफॉर्म में मैं हूँ। मैं हर बार इस बारे में जिक्र करता हूँ मैम कि वो यूनिफॉर्म का जो जज्बा होता है ना, वो देख के ही एक अलग ही एड्रेनलिन रश आता है, और जब वो पहन लेते हैं, वो डॉन करते हैं ना, तो हम तो अलग ही सुपर ह्यूमन बन चुके होते हैं मैम। बिल्कुल सही। मैम प्लीज़ टेलीपोर्ट अस टू योर ट्रेनिंग टाइम, HPT 32s, HJTs, आपकी सॉटीज़ के कुछ कैंडिड मोमेंट्स, आपके इंस्ट्रक्टर्स के साथ आपकी सॉटीज़। श्योर विपिन, मैं आपको करूँगी। मैं एक ही चीज़, जस्ट टू फिनिश दैट स्टोरी वेयर कितना मुझे वो एफर्ट लगा, और मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स से वो दे काइंड ऑफ हमने कॉलेज फिनिश किया, बट हमने रिपब्लिक डे के कैंप प्रीएम्स रैली में जाके सब पूरे देश के कैडेट से इंक्लूडिंग द बॉयज़ उस लेटर पे साइन करवाया। उस टाइम मेरे फादर के फर्स्ट कज़न थे, उनके हस्बैंड जनता दल में थे और जनता दल पावर में आ गई, क्योंकि मिस्टर राजीव गांधी अनफॉर्चुनेटली, जिनसे हमने लेटर्स इनिशियली उनको लिखी थी, ही वॉज नो मोर इन पावर और ही डाइड इन 1991 जब हमारी कॉलेज का लास्ट एग्ज़ाम था। तो उसके बाद हमें फिर से ये फ्रेश शुरू करना पड़ा। तो हमने वो लेटर जो साइन करवाई थी, मैंने अपनी बुआ को पकड़ाई। वो महिला दक्षता समिति की प्रेसिडेंट होती थी उस टाइम पे, और उन्होंने लकली फॉर अस वो जनता दल केम टू पावर, और उन्होंने ये लेटर को टेबल किया प्राइम मिनिस्टर को, मिस्टर VP सिंह। वाह। और वहाँ से ये व्हील्स जो एक्चुअली मोशन में आए, क्योंकि उन्होंने बोला आज न्यूज़ देखो तुम। प्राइम मिनिस्टर VP सिंह ने तीनों चीफ्स को बुलाया और उन्होंने अपने एडवाइजर्स के साथ में पूछा कि भाई इसकी क्या वायबिलिटी है कि औरतों को आप डिफेंस फोर्सेस में ले सकते हैं। और हमने उसको वर्ड भी ऐसे किया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यू नो, एंड दैट इज़ एन अश्योरेंस बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो औरतों को क्यों देश की सुरक्षा से परे रखा जा रहा है। ये अमेजिंग चीज़ थी कि चीफ्स ने उस टाइम पे, आर्मी ने एकदम से नो बोल दिया, नेवी ने बोला यस आई थिंक हम कर सकते हैं, एयरफोर्स ने बोला हमें देखना पड़ेगा कहाँ किस किस ब्रांच में हम ये एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं तकरीबन 91 जून की बात कर रहे हैं हम। वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई और 93 में मैंने एयरफोर्स एकेडमी जुलाई में ज्वाइन करी। पता है मैम, मेरे पॉडकास्ट के ये कुछ ऐसे पल ना मेरे साथ कहीं ना कहीं मेरे अंदर घर कर जाएंगे, जब मुझे इतनी बारीकी से, इतनी इन डेप्थ माइक्रो डिटेलिंग्स के बारे में इतनी नॉलेज मिलती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैम, गूज बम्प्स भी हो रहे हैं, क्योंकि मैम हम लोग देखिए, आप शायद रिटायर हो रही थी तब मैं कमीशन हुआ था उसी साल। इस बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं होती, और जब तक आप जैसे शख्सियत हमारे पॉडकास्ट में या किसी और चैनल पे भी नहीं आएंगे, इसके बारे में ऑडियंस से या जनता से डिस्कशन नहीं करेंगे, शायद उनको भी नहीं पता चला होगा कि एक छोटी सी बात या छोटी सी सोच को जो इतना बड़ा कुछ कर सकती है, इंडियन कॉन्टिनेंट की विजन को चेंज कर सकती है। कैन यू इमेजिन मैम, आज जब ये ऑडियंस सुनेगी, उनको ये अंदाज़ा भी नहीं होगा वो क्या सुन रहे हैं, और उसमें उस ऑडियंस में से कई लोग ऐसे होंगे जो आपसे आज इंस्पिरेशन लेके शायद कोई और नई सोच की नींव रखने की कोशिश करना स्टार्ट कर देंगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल जर्नी मैम, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू फ्रॉम माई हार्ट एंड आई एम थैंकफुल मैम, आज ये चीज़ आपने हमारे साथ, हम सबके साथ शेयर करा मैम। एंड आई थिंक मिस्टर शरद पवार भी बहुत खुश होंगे अगर वो कभी ये देखते हैं क्योंकि इस जर्नी में मैं लगी रही। एयरफोर्स अपना कॉलेज ख़त्म करने के बाद में मैंने कंप्यूटर टीचर की जॉब ली, पर मैं फिर भी ग्लाइडिंग करती रही आके। तब तक मेरा PPL हो चुका था, NCC से मैंने
फ्लाइंग कर चुकी थी सेसना में, बट मैं लगी रही। और वो ही चीज़ वो कायनात में मैं उनकी नीस से मिली ग्लाइडिंग क्लब में, और वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई। ये मुझे नहीं मालूम था कि वो उनसे रिलेटेड है, मुझे ये मालूम था कि उनके हर फादर वाज एन एमपी, और वो मुझे ले के कभी साउथ ब्लॉक जा रही है, कभी एयर हेडक्वार्टर्स में किसी से मीटिंग के लिए लेके जा रही है, वो करती रही। आई मेट दी लॉयर रानी जेठमलानी ऑल्सो, बड़ी मुश्किल से मिली मुझे, वहाँ से मेरे आइडियाज़ आए। पर एक दिन वो मुझे उसने मुझसे पूछा कि हम करते क्या रहते हैं यार, हम मतलब मैं तेरे को कार में इधर उधर लेके घूमती हूँ। तो मैं उसको बताया कि ये एयरफोर्स में ज्वाइन करना है मुझे पायलट की तरह, और वो अपना CPL कर चुकी थी, शी वॉज वेटिंग फॉर अ जॉब। तो उसने बोला अच्छा मेरे अंकल शायद हेल्प कर सकते हैं तेरे को। तो मैंने कहा तेरे अंकल का नाम क्या है? तो शी सेड मिस्टर शरद पवार, और वो उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर थे। वाओ मैम, किस्मत देखिए, किस्मत। हाँ। और वो उसने बोला ले अब मैं तेरे को इंटरव्यू दिलवा दूँ उनसे। मैंने कहा नेकी और पूछ जी, है ना। तो उसने हफ्ते के अंदर मुझे मिस्टर शरद पवार से इंटरव्यू दिलवाया। मैं अपने सारे NCC के जितने डॉक्यूमेंट मतलब अपने सर्टिफिकेट्स और प्राइजेस वगैरह जिस वेरियस एक्टिविटीज़ में पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, स्कूबा, स्कीट शूटिंग, ग्लाइडिंग, सारा कुछ उठा के उनके साथ मिलने चली गई। उन्होंने हमें 7 बजे का टाइम दिया था सुबह के जी। तो हम बड़े उससे शिद्दत से वहाँ बैठे, और तब उनके आई रिमेम्बर वो बात नहीं कर पाते थे बिकॉज उनका ऑपरेशन हुआ था जी। तो वो उन्होंने सिर्फ एक स्क्रिबलर्स, हाँ, वो पोस्टिट्स पे उन्होंने लिख के बोला ओके गो, और उन्होंने फिर ऐसे किया। तो 5 मिनट का टाइम है, क्या बताना चाहते हो मुझे? तो हमने वही शुरू कर दिया कि ग्लाइडर पायलट्स कंपटीशन में हम ऑल इंडिया में 3rd थे, अपने दिल्ली को रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे हम लड़कों से बेटर कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं मौका मिल सकता। तो उन्होंने फिर वो थोड़ी देर से नीचे करके बैठे, और मैं बता रही हूँ विपुल 5 या 7 मिनट वॉज ऑल द टाइम जो मैं उनके ऑफिस में थी। कहते हैं अच्छा जाओ, योर जॉब विल बी डन। मुझे लगा कि मतलब बोल देते हैं वो बेसिकली कि हाँ आप मतलब आपने मेरे को काफ़ी कुछ बोल दिया, तो अब आप जाइए, मैं आपका काम कर दूंगा, कि आप ऐसे नहीं जाओगे। ये थी फरवरी 1992। मैं उस वक्त एयर इंडिया में एज अ ग्राउंड स्टाफ काम कर रही थी, ताकि मुझे जब भी फ्लाइंग करने का मौका मिले तो मैं इंटरनल कैंडिडेट की तरह अपना एयर इंडिया में एज अ पायलट जॉब रेज्यूमे दे सकूं। हाँ, दे सकूं। और 92 अक्टूबर में जब मैं एयर इंडिया के साथ ही थी तब एड निकला। 92 जून आई वेंट टू हैदराबाद एंड मेरे वही बुआ के हस्बैंड उस वक्त गवर्नर थे आंध्रा के। तो मैं उनके पास गई और अगले पता चला एयरफोर्स अकेडमी की डायमंड जुबली पासिंग आउट परेड थी अगले दिन। तो हम तो एक्साइटेड थे जाने के लिए, हम गए भी वहाँ पे। और मिस्टर शरद पवार ने उस दिन खुद अनाउंस किया कि इसी टाइम अगले साल एयरफोर्स में फर्स्ट एवर बैच ऑफ विमेन पायलट्स इस अकेडमी को ज्वाइन करेगा। करेक्ट। जो कि ट्रांसपोर्ट्स और हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में पायलट्स ली जाएंगी। आप ये मानो कि मोस्ट सेलिब्रेटरी मोमेंट फॉर यू। आई जंप्ड अप एंड क्योंकि इतनी सॉलम, आपको भी मालूम है कि पासिंग आउट परेड कितनी सॉलम सेरेमनी है, उसमें कोई शोर नहीं मचाता, कोई पिन ड्रॉप साइलेंस रहता। और बट आई वॉज बियॉन्ड ओवरजॉयड बिकॉज माई चाइल्डहुड ड्रीम वॉज देयर इन फ्रंट ऑफ मी। यस, राइट। तो आई जंप्ड अप और उसी में शोर से उन्होंने पीछे मुड़ के देखा और उनकी लुक बिल्कुल वो थी कि तुम यहाँ पे भी पहुँच गए। आई कैन अंडरस्टैंड मैम। Ma'am, let's now take us back to your training time. Okay. Your HPT 32 HJT training timelines. आपके कुछ cockpit के आपके first sorties with your instructors, कुछ candid moments. Sure. And beyond that too. विपुल, तो academy में entry, the general excitement of having women come into the flying faculty for the first time, वो सारी चीज़ें पैल्पेबल थी। अपनी एक्साइटमेंट सीरियसली मैम पैल्पेबल थी बिल्कुल थी। पता चल रहा था कि
जब हम पहली बारी, मुझे याद है एकेडमी में फ्लाइंग फैकल्टी के अंदर घुसे, हर कोई, हमको पता चल रहा था कि विस्पर्ड टोन में ये हो रहा था कि ये है वो पहला बैच कैडेट्स का। हम 14 थे, तो हमको पता चल रहा था कि हर कोई हमको मुड़ के देखता था कि अच्छा ये है, ये लड़कियां हैं जो पहली बारी एयरफोर्स में फ्लाइंग के लिए आएंगी। तो हमारी अपनी एक्साइटमेंट कुछ इतनी ज़्यादा थी हमें। वो फैकल्टी अब जाते हैं तो लगता है इतनी ऊंची तो नहीं, मतलब अब नहीं उतनी ऊंची रूफ्स लगती और उतना ओवरवेलमिंग एनवायरनमेंट नहीं लगता। पर उस टाइम तो सब कुछ ऐसा लगा था दिस इज द ग्रैंडेस्ट थिंग जो लाइफ में कभी हो सकता है। अनदर ड्रीम वर्ल्ड। बिल्कुल बिल्कुल, इट वॉज लाइक वॉकिंग ऑन क्लाउड 9, हाउ दे से, नो। करेक्ट। बिल्कुल, हम अभी वही लिटरली एक ड्रीम की ज़िंदगी जी रहे थे उस टाइम पे। इंस्ट्रक्टर्स आए, हमारे फ्लाइट कमांडर ने हमको ब्रीफिंग दी, और हमने सिर्फ मूवीज़ में वो सीन्स देखे थे कि ओवरऑल में इंस्ट्रक्टर ब्लैक बोर्ड के सामने आपको बता रहा है कि ये मूवीज का बहुत इन्फ्लुएंस है हमारी जिंदगी में, और हम बॉलीवुड इंडस्ट्री की भी कुछ ना कुछ बातें जरूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लाइफ बिल्कुल एक ड्रीम या एक मूवी की तरह थी। फिर उसके बाद हम लाइन अप करते थे अगली एक्टिविटी। मेरे को, मैं बहुत लकी रही कि HPT 32 पे एक तो मेरे पास में कुछ फ्लाइंग एक्सपीरियंस काफ़ी सारा था भी पहले का। मेरे जो इंस्ट्रक्टर थे वो MiG-29 पायलट थे। MiG-29 उस समय आए हुए थे? बिल्कुल, MiG-29 वर कमीशन्ड एंड फ्लाइंग हाई। आई एम टॉकिंग अबाउट 1993। उन्होंने जब मेरे को मॉर्निंग में ब्रीफिंग दी कि आज तुम्हारी पहली सॉटी है, तो आज तुमको हम दिखाएंगे कि क्या हो जाओ। मतलब हाँ, वो था कि टू पुट यू एट ईज, कि आराम से आंखें खुली रखना है ना, और देखना, इसको एक्सपीरियंस करना। फिर कहते हैं अरे तुम्हारे पास तो फ्लाइंग एक्सपीरियंस है पहले का। तो मैंने कहा हाँ सर, मैंने PPL किया हुआ है। तो कहते बस फिर ठीक है, फिर हम आज फ्लाइट एंजॉय करेंगे। आई शो यू हाउ टू एंजॉय द एयरफोर्स फ्लाइंग। और वही हुआ, हम एयरबोर्न हुए और हम सेक्टर्स में जाते थे। तो एरोबैटिक्स कराई कुछ? हमने सिर्फ एरोबैटिक्स करी। तो उन्होंने दिखाया कि ऐसा है कि सिविल फ्लाइंग में तुमने फ्लाइंग क्लब ने सब सीधे सीधे देखा होगा, राइट? अब उल्टा उल्टा देखिए। तो अब इसको यहाँ से देखो जी, और इसको पहचानो। पर क्योंकि ये जनरल फ्लाइंग का तुम्हारा इंट्रोडक्टरी सेशन है, तो तुम्हें ये भी पहचानना है कि सेक्टर कहाँ ख़त्म होता है, कहाँ शुरू होता है, और आपको क्या क्या फिजिकल फीचर्स हैं जिसको तो कहते हैं आप ऐसे देखोगे और इसको अगर याद रखोगे तो तुम दुनिया में कभी भूल नहीं सकते हो कि तो हमने बहुत एरोबैटिक्स की, बहुत एक्साइटिंग रहा वो मेरा पूरा जो था 30 आवर्स हमने करे थे HPT 32 पे, क्योंकि हमारे पास में फ्लाइंग थी तो सोलो जाने में कोई दिक्कत हुई नहीं। इंस्ट्रक्टर भी बहुत अच्छे थे, बहुत ही अमेजिंग। मैम सोलो फ्लाइंग आपने अभी जिक्र करा, तो सोलो फ्लाइंग आपने किस पे करी? इस HPTs पे करी? हाँ, हर एयरक्राफ्ट को जिस पे आप ट्रेन करते थे वहाँ पे सोलो लेना मैंडेटरी था, राइट? अकेले जाना। सोलो फ्लाइट्स का, क्योंकि आपने PPL करा हुआ था, तो इसका एक्सपीरियंस आपके लिए ऑलमोस्ट सेम रहा या कुछ इमोशनली या मेंटली कुछ फिजिकली चैलेंजिंग और था? पहले एज लक वुड हैव इट, पहली सोलो के लिए रिलीज़ के बाद पहले इंस्ट्रक्टर जाता है आपके साथ में, उसके बाद आप लैंड करते हैं, आप क्लियर ऑफ करते हैं रनवे से, फिर वो टायर चेक पॉइंट पे इंस्ट्रक्टर उतर जाते हैं और अब आप अकेले हैं। और एज लक वुड हैव इट कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त हरिता कौर देओल, वो अपनी फ़्लाइट ख़त्म करके वो भी अगले ही एयरक्राफ्ट से नीचे उतर के वेट कर रही थी रनवे क्रॉस करने के लिए, बिकॉज जहाज़ ने लैंड करना था। अब मेरे पास जैसे ही आगे कि भाई हाँ एयरक्राफ्ट लैंड कर गया तो अब आप को लाइन अप परमिशन मिल गई है। ऐसा हुआ मेरे साथ कि मेरे एयरक्राफ्ट की ब्रेक्स फेल हो गई। Really? हाँ जी। तो मैंने वो इमीडिएट एक्शन वॉज कि पंप करो ब्रेक्स को, वो आ जाएंगी। उसका मतलब कुछ हाइड्रोलिक एक्शन था। एग्जैक्टली। तो वो ना आप उसको बार बार पंप करोगे तो आई थिंक हम कभी एम्बेसडर चलाते थे तो उसमें हाइड्रोलिक ब्रेक्स होती थी, उसको भी पंप करना पड़ता था। एग्जैक्टली। तो फिर अब वो ये पार्ट ऑफ द इमरजेंसी ड्रिल था, बट ये मेरी पहली सोलो फ्लाइट का एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि, और मुझे प्रोपेलर से अपनी कोर्समेट आगे दिखे, और एयरक्राफ्ट क्योंकि उसमें कोई टिलर नहीं था, कुछ नहीं था, आपका टर्न भी ब्रेक से होता था, डिफरेंशियल ब्रेकिंग से। राइट। तो मैं
पंप करे जाऊं, और मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि आई कांट गो एंड क्रैश इनटू हर। तो मैंने उसी वक्त इंस्टिंक्टिव एक्शन, विच वाज व्हाट वाज नीडेड एक्चुअली आल्सो, आई शट ऑफ द इंजन एंड आई केप्ट पंपिंग द ब्रेक इन दिस। द लेफ्ट ब्रेक ने काम किया, ओनली लेफ्ट ब्रेक, और एयरक्राफ्ट स्विंग करके कच्चे पे नीचे घास में चला गया। बट जैसे ही मैंने उसको स्विच ऑफ किया, मैंने अपना प्रॉपर कॉल दी ATC को, ब्रेक्स, लॉस ऑफ ब्रेक्स, अपना कॉल साइन बोल के, उसके बाद स्टैप खोला, ये पार्किंग ब्रेक कुछ नहीं लगती थी, अपना उतर के और बड़े आराम से फिर जाके अपनी वो कोस्टमेट भी पीछे मुड़ के देख रही है क्या हुआ। नहीं, ये जहाज, वो बेचारी आधे रास्ते जाके वापस आ गई कि ये क्या हुआ। ग्राउंड पे ही एरोबेटिक्स हो रहा है। हाँ, मतलब ये हमारा फर्स्ट सोलो का एक्सपीरियंस रहा। बट गुड थिंग वाज गॉट अ नाइस पैट ऑन द बैक इन द ब्रीफिंग नेक्स्ट डे, कि इतने कम एक्सपीरियंस के साथ पहले सोलो के टाइम पे ऐसी चीज़ होती है। और वो पता फिर फाइनली उन्होंने टेक्निकली देखा तो ब्रेक्स सच्ची में, मतलब ब्रेक्स फेल हो चुकी थी। वो भी बहुत इनकरेजिंग रहा। इट वॉज वेरी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। बट जैसे है कि भी चैलेंज, वी स्टार्ट विद द बैंक। मैम, सो दिस वर्ड फर्स्ट आपके साथ बहुत जगह पे अटैच्ड हो चुका है। आप हाउ डू यू कनेक्ट विद दिस वर्ड फर्स्ट? आई जस्ट फील प्राउड, प्रिविलेज्ड, ऑनर्ड कि ये मुझे मौका मिला, क्योंकि मैंने अपनी जर्नी में ये तो देखा था कि बहुत सारी लेडीज़ जो मेरे मदर की एज की थी, मेरे फादर के ऐसे कोस्टमेट्स की वाइफ्स, फ्रेंड्स वगैरह की, उन्होंने मेरे को बोला था कि काश हमें ये मौका मिला होता, मतलब हमारे लिए भी ये एक ड्रीम था। तो वो प्रिविलेज मेरे को, मतलब इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट, इट्स एन ऑनर। बट उसके अलावा मुझे ये मालूम है कि ये सब कुछ जो मैंने अभी तक भी किया है, किसी और इंसान ने उसको, और नंबर ऑफ पीपल एयरफोर्स में, और वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन ही रही है कि गोल सेटिंग लाइन में लोग बहुत आगे थे, और हम तो मैं आके लाइन में लग गई। बाहर से लोगों को मैं आई एम सीन एज अ लेडी, कि हाँ फर्स्ट लेडी, हाँ फर्स्ट वुमन। पर मेरे अपने लिए मुझे ये पूरी जानकारी है कि मैं एक बनी बनाई कतार में लगी हूँ, कुछ ऐसा करा, और मेरे लिए मेंटर्स आगे थे, माइलस्टोन्स जो लोगों ने सेट किए थे। तो उस फर्स्ट का मेरे लिए that pride ki. Ma'am, that's your humility, you're being so humble, but trust me ma'am, when it comes to an inspiration perspective, a lot of audience will connect that it is not easy to be the first in the gang or in the bandwagon or in the queue, because ma'am first कोई भी पायलट हो, आप ट्रांसपोर्टर पायलट रही थी इंडियन एयरफोर्स में, आपके पास कोई डेटम नहीं होता, आपके पास कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होते, आपको ये नहीं पता होता कि आपसे पहले किसी और लेडी ने वो चीज़ करी है कि नहीं करी है। तो मैम लेट्स बी ऑनेस्ट मैम, वो जज्बा तो अलग से आपको अंदर लाना ही पड़ता है मैम। हम भी स्टैटिक पैरा जंप्स हमने करे थे, तो हमें ये पता था कि हमसे पहले कितने लोगों ने ऐसी चीज़ें जंप्स करी हैं, यू नो, सो इट इज़ पॉसिबल। डर तो मैम सभी को लगता है, पहली जंप में तो हमारी भी आंखें बंद रहती थी, जैसे आपके इंस्ट्रक्टर ने आपसे बोला था कि आंखें खुली रखना, वो हमें भी फील होता है। बट मैम जब आप फर्स्ट टाइम कोई चीज़ करती हैं, आपके पास कोई डेटम नहीं है, आई थिंक इट इज़ डिफ़िकल्ट मैम। कॉकपिट के अंदर क्या चल रहा होता है? क्या कुछ घूसे मुक्के होते हैं या प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं? कुछ तो बताइए मैम, दी अनटोल्ड स्टोरी पर। ओके विपुल, तो हमारा कोर्स, आई वुड हैव टू एडमिट कि हमको बाद में बताया गया कि इंस्ट्रक्टर्स कुछ इस तरह से हैंडपिक थे कि जिनकी रेपुटेशन थी कि वो अपने स्टूडेंट्स को मारते नहीं हैं। ठीक है ना। तो आई वॉज वेरी लकी थ्रू माई फर्स्ट स्टेज ऑफ फ्लाइंग कि चैटो सर बहुत अच्छे रहे, और वो हर वक्त इतने इनकरेजिंग रहे, अरे तुम तो ये भी कर लेती हो, वो भी कर लेती हो, तुम्हें क्या सिखाने की ज़रूरत है। तो मतलब ही वॉज वेरी इनकरेजिंग। और व्हाट अबाउट योर मेल काउंटरपार्ट? मेल काउंटरपार्ट्स, हाँ ऐसा होता था, बट ऐसा नहीं, मेल काउंटरपार्ट्स ही नहीं। मेरी अपनी कोर्समेट हरिता जो थी, उन्होंने मुझे बताया कि यार मेरे को तो मेरे इंस्ट्रक्टर लगा देते। तो ये हमारी पोस्ट फ्लाइट इंटरेस्टिंग क्रू रूम कॉन्वर्सेशन होती थी कि आज यहाँ पड़ी। मेरे ख्याल से ऑडियंस समझ सकती होगी कि लगाने से क्या मतलब होता है। एग्जैक्टली। तो वो हर रोज़ आके बताती थी आज यहाँ पड़ी, आज यहाँ कान के ऊपर पड़ी।
आज वाइज़र टूट गया क्योंकि इंस्ट्रक्टर ने कोनी मारी और वाइज़र का तो सिर्फ अकेले ऐसा नहीं था और लड़कों का भी ऐसा था क्योंकि वो बहुत बड़ा ग्रुप थे, दे वर 77 ऑफ देम, हम थे 14। उनकी ऑब्वियसली कहानियाँ ऐसा होता था कुछ अलग लेवल की होती हैं। हाँ मतलब ऐसा हो रहा है कि मैंने ऐसे पर्सनली कभी किसी को कि भी इतना मार पड़ी कि खून निकल रहा है ऐसे नहीं देखा। हाँ, हेलमेट का ये वाइज़र थोड़ा सा टूट गया है ना, थोड़े पसीने ज़्यादा क्योंकि इतना आप की ट्रीटमेंट हो चुकी थी कॉकपिट में। मेरे को सेकंड स्टेज किरन्स में जब मेरे को AEB के साथ बोला गया कि फ्लाइंग करनी है, एक्रू एग्जामिनिंग बोर्ड आती थी स्टैंडर्डाइजेशन के लिए कि किस स्टैंडर्ड पे ये कोर्स है। तो द बेस्ट इन कोर्स समवेयर इन द मिडल ऑफ द कोर्स एंड द पर्सन हु सेड द ट्रेलिंग एज ऑफ द कोर्स, तो उनके साथ AEB फ्लाई करती थी। तो बेस्ट इन कोर्स के हिसाब से मुझे भेजा जा रहा था, तो उन्होंने कहा एक सॉटी पहले कर लो बिकॉज आप लोग अभी काफ़ी दिन से फ्लाइंग नहीं की है। तो उस दिन हमारे इंस्ट्रक्टर चेंज हुए और हरिता के इंस्ट्रक्टर के साथ मैं गई फ्लाइंग के लिए। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, मैं तो खुश थी। मैंने कहा सर ने कुछ बोला भी नहीं और हम तो पहुंच गए अभी लाइन अप पे। उन्होंने बोला ओके लाइन अप, तो लाइन अप कर रहे हैं। सडनली क्या हुआ, सर ने मारी कोनी आपके? हाँ, हेलमेट पे लगी। No, I can't even say now blame it on Harita. नो, आई वॉज लाइक कि अभी तो कुछ खराब किया है तो अभी तो एक्चुअली कुछ खास किया ही नहीं, अभी तो एयरबोर्न ही नहीं हुए, तो ये किस लिए पड़ी। तो एकदम से मैं नेचुरली वाइज़र नीचे हो, आप देख नहीं सकते हो कि दूसरे के एक्सप्रेशन क्या है। तो बट मैंने अपना सिर टर्न किया तो सर ने बोला क्या बात है, तुमको डाउट हो रहा था कि तुमको क्यों मारा? मैं सिर्फ ये देख रहा था तुम जगे हुए हो ना, अभी तो फ्लाइट सॉटी शुरू हो रही है। तो अब हम उन इंस्ट्रक्टर के साथ ही बहुत हंस के डिस्कस करते हैं, पर अब उस दिन हमारी ईगो ऐसे हर्ट हुई कि अभी तक तो किसी इंस्ट्रक्टर ने हमारे को कभी हाथ लगाया नहीं था, ये क्या हुआ। मैम फौज में ज्वाइन करके ईगो को तो मैम तोड़ना ही पड़ता है। हाँ, तो वो बिल्कुल धीरे धीरे करके टूटी। आई थिंक मैम वही हमारे अंदर का बेस्ट पार्टनर बाहर लेके भी आता है। बिल्कुल, इट इज़ ट्रू। ईगो तो हम अपनी एनिमीज को दिखाते हैं ना मैम। हाँ, तो यही चीज़ें क्योंकि उसके बाद में जब मैंने सॉटी करी तो मैंने ये ठान लिया कि उनको लग रहा था कि मैं सो रही हूँ, तो अब मैं उनको ऐसी सॉटी करके दिखाऊंगी कि वो कुछ बोल ही ना पाए। और वो एक चैलेंज सा मेरे दिल में था और एक वो हट सी हो गई उस फ्लाइट पे। और जब हम लैंड किए तो उन्होंने यही बोला कि आई हैव नथिंग टू से। और क्योंकि आई थिंक मेरे फादर भी मुझे इस तरह से चैलेंज करते थे, उनको पता था कि मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस तभी आने वाली है कि अगर एक कोई रोड़ा रास्ते में इनके क्रिएट किया जाए। हाँ मैम, हमने पहले थोड़ी देर पहले डिस्कशन करा था, नॉट इन द पॉडकास्ट प्रायर टू दिस, HS748 मैम, हॉकर सिडली द 1964 विंटेज के बारे में आपने वो फ्लाई करा है। ये एक्चुअली ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट्स होते हैं या ये बिल्कुल ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, 54 सीटर्स। ओके। फौज की ऑब्वियसली कॉन्फ़िगरेशन बहुत फ़र्क होती है जहाज़ों की, क्योंकि हम प्राइमरीली वी आर नॉट रियली मेड फॉर कंफर्ट, है ना, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। मैम 1964 विंटेज, इससे कुछ तारे जुड़ती हैं? 1964 विंटेज एक्सेप्ट कि बहुत पुराना जहाज़ जो कि मेरे फादर एयरफोर्स में 63 में कमीशन हुए हैं, वो तो हेलीकॉप्टर पायलट थे, बट 63 कमीशन थे। और वो मुश्किल से वो खुद एयरफोर्स में साल भर रहे होंगे जब इस एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग जो है। बट ये जज्बा हमारे पायलट्स के अंदर है, जो हम कितनी भी विंटेज हो उस एयरक्राफ्ट को हम कितनी ब्यूटीफुली फ्लाई करते हैं। मैम, हाउ इज द व्यू फ्रॉम द टॉप? एक्सपेंसिव। ऐसा है कि द व्यू फ्रॉम द टॉप इज ऑलवेज, वो दिखाता है आपको जो आप नॉर्मल सिनेरियो में नहीं देख पाते हैं। तो इट इज़ एक अलग ही डायमेंशन है मैम ऊपर का। हाँ बिल्कुल, आसमान का। मैं मानती हूँ कि एक दुनिया और वो कायनात की जो ब्यूटी है वो एक अलग तरीके से उभर के आती है। वो कहते हैं ना, सीइंग द बिगर पिक्चर। आपके विंग्स लगे होते हैं, आप उड़ रहे होते हैं। हाँ, समथिंग लाइक दैट। द फैक्ट कि ये अब आपका सेकंड नेचर होता है, आपका जहाज इज एन एक्सटेंशन ऑफ यू। करेक्ट, है ना। हाउ ब्यूटीफुली, यस मैम। तो
ये तो आपका ही नेचर है। हाँ, तो ये अभी आपका संगी साथी बन चुका है। तो ये आपको जहाँ लेके जा रहा है, वो क्या क्या दृश्य दिखा रहा है, ये सिर्फ एक ब्लेसिंग है। मैं इसको बहुत बड़ी ब्लेसिंग मानती हूँ। आज भी मेरे अपने प्रोफेशन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है जब क्लाउड्स के थ्रू हम निकल के आते हैं या ऐसे दृश्य देखने को और मिलते हैं हमारे जो लिए normally सबसे ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस होता है, नाउ यू आर मूविंग बिटवीन द क्लाउड्स, तो पूरा प्लेन शेक करने लगता है, हिलने लगता है। हाँ, वो वही बात है कि लाइक आई सेड कि अब जहाज़ हमारा एक्सटेंशन बन गया है, तो जैसे ही शेक करने लगता है तो हमें पता है कि हमें क्या करना है, ताकि सबसे पहले तो आप अनाउंसमेंट्स करती हैं। सबसे पहले हम स्पीड रिड्यूस करते हैं Right, जो right. पैसेंजर्स को नहीं पता चलता है। बट हैविंग सेड दैट, थ्रस्ट चेंजेस होते हैं, उनको मिनिमाइज करते हैं। फिर उसके बाद में जब वो थोड़ा सेटल डाउन कर जाता है, उसके बाद हम पैसेंजर्स को अनाउंसमेंट करते हैं। एक आंख फिर भी वहीं रहती है, क्योंकि जब ये हिल रहा होता है तो स्पीड इतनी ऊपर नीचे जा रही होती है, उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। We'll definitely talk a lot about the civil aviation also, मैम। मैम, सेस्ना एयरक्राफ्ट जो है, which is again a training aircraft, उसकी कुछ स्टोरीज हमने सुनी है। ऐसा कुछ सुपरस्टिशन होता है मैम कि अगर आप पायलट हैं और आपने उसका इग्निशन 1, 2 और फिर तीसरी बार स्टार्ट करा और वो स्टार्ट नहीं हुआ, तो कुछ ऐसा होता है कि आप लोग फिर नेक्स्ट एयरक्राफ्ट पे चले जाते हैं? इससे कोई सुपरस्टिशंस अटैच्ड हैं? विपुल, टेक्निकल लिमिटेशंस अटैच्ड हैं फॉर श्योर। Yes, कि स्टार्टर मोटर इतनी बारी यूज़ की जा सकती है, उसके आगे आपको फिर 60 मिनट के लिए वेट करना पड़ेगा। मैंने अपनी फ्लाइंग करियर में कोई सुपरस्टिशन नहीं देखा है। सिर्फ आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते। ना मैं फॉलो करती हूँ, बट मुझे अभी तक याद है फ्लाइंग क्लब में मेरी फ्लाइंग काफ़ी दिन तक नहीं हो पाई। क्योंकि कुछ ना कुछ हो जाता था। जैसे ही मेरी मुश्किल से 4 या 6 घंटे बचे थे जो एनसीसी की तरफ से करने बकाया बचे थे टू गेट माय पीपीएल, वो हो ही नहीं रहे थे। तो 20 दिन इस तरह से निकल गए। तो एक चीज़ जो मैं बोलती हूँ याद है आज तक। हाँ, मेरे इंस्ट्रक्टर होते थे कैप्टन बेनीवाल, उन्होंने मुझे बोला, बेटा, मेरे कहने पे, तो मैंने बोला, सर हमारे घर में तो पूजा पाठ का कोई सिस्टम ही नहीं है, आपको पता ही नहीं चलेगा हम किस धर्म से बिलोंग करते हैं। तो मैंने तो कभी किसी को पूजा पाठ, मेरे कहने पे कल मंगलवार है, तुम हनुमान जी के मंदिर जाके बूंदी का प्रसाद चढ़ा देना। बिल्कुल वो दिन है और आज का दिन है। मैं हनुमान भक्त हूँ। हनुमान चालीसा मेरी लाइफ का एक रेगुलर पार्ट है। जिस जहाज को मैंने लेके जाना था जी, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो क्रैश कर गया उससे पहले, बिकॉज किसी और को बोला कि अच्छा ये ना जॉय राइड के लिए लेके जाना चाहते हैं जी, तो इनको जाने दो, फिर उसके बाद हम तुम्हारी सारी सॉर्टी कर लेंगे। तो मुझे उस वक्त भी लगा कि ये नहीं होगा, क्योंकि वही जहाज क्रैश कर गया सफजंग फ्लाईओवर पे। मतलब मेरी फ्लाइट पूरी हुई। हनुमान जी ने आपकी नैया पार करा दी। बिल्कुल कराई, और वो विश्वास और वो आज तक है। हाँ, फेथ अभी भी मेरे में कि वो मेरी हर नैया पार करा रहे हैं। मैम, हाउ कम्पिटिटिव इट वाज बोथ एकेडमिकली एंड इन दी ऑब्वियसली द फ्लाइंग सेक्टर में जब आपका फर्स्ट बैच एंटर करा था? How difficult you are saying in terms of competitive with your male counterparts, with your entire strata of the Air Force understanding? I was definitely competing and I made no bones about. Yes, of course, with your co-mates too. मतलब yes, and the boys, you know, मुझे ये था कि वो जज्बा था कि भी, क्योंकि शुरू से वो पेट्रियार्की वाला जो हमने था, वो जज्बा कहीं अंदर एक सीड की तरह रहा, गड़ा रहा। हाँ, तो जो फर्स्ट का सिर्फ मैं कहती हूँ एक चीज़ जो मैंने फील करी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे हर वक्त लगती थी। मैं अपने कोचमेट्स को हर वक्त बोलती थी कि हम जिस तरह का पाथ यहाँ बना के जाएंगे, एक वो आगे आने वाले हमारे अगली पूरी जनरेशंस ऑफ पायलट्स जो हैं, विमेन पायलट्स, उनके लिए डेटम बनता जाएगा, उनके लिए डेटम बनेगा। और दूसरा क्या है कि एक अच्छी तैयार सड़क पे लोग और तेजी से भी भाग सकते हैं। I was studying about Avni Chaturvedi, ma'am, the first combat fighter pilot, the woman fighter pilot of Indian Air Force. Beautiful journey, ma'am. हाँ, तो वो उस चीज़ की ज़रूर रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती थी, पर ये मेरा हर वक्त ये था कि हम सिर्फ 14 में नहीं लिमिटेड हैं। हमारा कंपटीशन या हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट
ट्रेनिंग से हम अचीव करके निकलेंगे, वो हम एक पूरा बैच हैं, 77 + 14 ऑफ अस टुगेदर। तो वो मैं उस 91 का एक पार्ट थी, पर मैं उसका बेस्ट पार्ट बनने का कोशिश मेरी हर वक्त जारी रहती थी। वेरी नाइस मैम, सो ब्यूटीफुल। ऑडियंस इस बात को समझे कि कहाँ वो 1990s की बात और 2018 में हमारी फर्स्ट फाइटर एयरक्राफ्ट की वुमेन पायलट कमीशन हुई थी। इस जर्नी में मैम और इनके जैसे कितने लोगों का, कितने ऑफिसर्स का, कितने क्रू मेंबर्स का योगदान रहा होगा इतनी लंबी जर्नी में। बट वो नींव जो इनके बैच ने डाली, जो मैम ने डाली, दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज़ कि हमें अपने आगे आने वाले स्तर पे, अपने आगे रोड मैप में ऐसे कुछ ना कुछ चीज़ें करनी चाहिए, इंस्पिरेशनल वर्क करना चाहिए, जिससे आगे की जनरेशन्स के लिए एक अलग नींव उस मोमेंट में डल जाए, बन जाए। मैम, आपने अपने कोर्समेट्स के बारे में जिक्र किया, उनके बारे में बताया। अभी आपका नेटवर्क कहाँ तक फैल चुका है इन टर्म्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स पिरामिड, इन टर्म्स ऑफ सिविल सेक्टर? आप उनसे अभी भी कनेक्ट रखती हैं, उनके साथ मिलती है, पार्टी शार्टी होती है? लाइक आई सेड, IAF स्टैंड्स फॉर इट्स अ फैमिली। तो ये मेरी अक्वायर्ड फैमिली है। आई हैव नेवर लॉस्ट टच विद माई फैमिली। मेरे इस वक्त जो कोर्समेट्स हैं, दे हैव जस्ट बीन क्लियर्ड फॉर देयर एयर वाइस मार्शल रैंक। एयर वाइस मार्शल, इसको नोट किया जाए। कितनी सीनियर बैच हैं ये? हाँ जी। सो एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। मैम, हाउ डू यू कनेक्ट विद दिस वर्ल्ड कॉल्ड नेपोटिज्म? इज इट एग्जिस्टिंग इन फौजी सेक्टर एज पर यू? यस, नो, आपकी ज़ुबानी। मुझे तो बिल्कुल उल्टा एक्सपीरियंस हुआ। माई फादर वॉज इन द एयरफोर्स और मेरा रगड़ा मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा मेरे कोर्स में मेरा ही रगड़ा हुआ, क्योंकि एक ये था कि हम दिल्ली के थे। वो पता नहीं लोगों को ऐसा लगता था दिल्ली वाली पार्टी। ठीक है, अगला मतलब रगड़ा दिल्ली वाली पार्टी का ही होता है। हाँ, somehow सैंपल बनाया जाता है। हम we managed to मतलब get a lot of attention, है ना। वो रहा, ऊपर से फादर एयरफोर्स के थे, काफ़ी नोन थे, इंस्ट्रक्टर थे, यू नो। तो काफ़ी लोग उनके हाथ के थ्रू गए थे। मेरे CI जो थे उस वक्त, तो उनकी हुई थी मेरी पिटाई काफ़ी। मतलब पिताजी के कर्म फाइनली आपके तो हमारे कुकर्म बन गए। मैं बोलती हूँ कि आई थिंक जर्नी को और इंटरेस्टिंग कर दिया, एक और ट्विस्ट 2-4 डाल दिए गए और हमको अच्छा खासा रगड़ा मिला। पर मैं उस चीज़ के लिए बोलती हूँ कि आई एम वे स्ट्रॉन्गर टुडे बिकॉज हर उस एक्सपीरियंस ने मुझे अपने आप को और मतलब सीधा खड़ा करने की ताकत दी। तो नेपोटिज्म का तो मैंने तो बिल्कुल उल्टा एस्पेक्ट देखा है। मुझे नहीं लगता फ़ौज के अंदर मैंने नेपोटिज्म को नहीं देखा है। अगर आप you're a good officer, you're a good professional, you are respected. Yes, रिस्पेक्ट बिल्कुल मिलती है। सो ऑडियंस प्लीज़ इस चीज़ को समझ लीजिए, देयर इज़ नथिंग लाइक नेपोटिज्म इन द फौजी सेक्टर। इनफैक्ट मैम को उसकी वजह से क्योंकि उनके फादर एक चॉपर पायलट थे, उसकी वजह से एक्स्ट्रा रगड़ा लेना भी पड़ा। चलिए मैम, अब ना कैंडिड मोमेंट्स की बहुत बातें हो गई, हमने बहुत इधर उधर चले गए। अब हम थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं मिशंस, डिप्लॉयमेंट्स में, जो मेरी ऑडियंस का एक बहुत ही एड्रेनल रश वाला एरिया होता है और वो इंडियन एयरफोर्स के साथ इस पहलू से ज़रूर कनेक्ट करना चाहेगी। मैम, अब जब हम डीप डाइव करेंगे, आई विल टेक यू बैक टू दैट वॉर जोन, वेदर आई टेक यू, वेदर यू टेक ऑल ऑफ अस टुगेदर। मैम, आप इंडियन एयरफोर्स की पायलट हैं, तब की बात। आपका जन्म पायलट बन के सिर्फ इसलिए हुआ था कि जब वॉर आएगा आपको अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ेगी। प्लीज़ लेट्स टेक अस बैक टू द टाइम ऑफ द वॉर जोन्स। Let's talk about Kargil. Let's talk about any other missions that you have fructified, you have participated, your contribution in your words, ma'am. बिल्कुल कारगिल वो टाइम था जब हमारे सबके एक्सपीरियंसेस, नो मैटर हम किस जगह पे पोस्टेड थे, स्टेशन थे उस टाइम पे, वॉर का एक्टिवेशन हर स्टेशन में दूर दराज भी फील होता है। वॉर शुरू होने से पहले हमारे को एक्टिवेट किया गया था जब ये न्यूज़ आई कि 6 आर्मी की एक प्लेटून मिसिंग हो गई है और उसके बाद में उनकी बॉडीज़ रिकवर की गई हैं इन म्यूटिलेटेड स्टेट।
वहाँ से हमको ये मालूम तो चल गया था कि हम काफ़ी सीरियस चीज़ से डील कर रहे हैं कश्मीर रीजन में, जो नॉर्मल से कहीं ज़्यादा है। उसमें मैंने फ्लाइंग करी उस दौरान में, और उसमें मैं कुछ यंग आर्मी ऑफिसर्स को भी मिली, क्योंकि वो वहाँ जा रहे थे और हम उनको पोजीशन कर रहे थे वहाँ पे। उसके बाद जब वापस आके, और मैं मेडिकली डाउन थी, मुझे पता था मेरी आई एम गोइंग टू हैव माय फर्स्ट चाइल्ड, तो भी ये हर वक्त लगा रहता था वो, क्योंकि ये लोग थे जिनको मैं मिली थी फर्स्ट हैंड, इनसे मैंने बात करी थी। इन्होंने श्रीनगर के आगे इनको फिर पोजीशनिंग होना था कारगिल में। तो वो कुछ ऐसा दौर होता है जहाँ पे आप सब कुछ भूल जाते हो, अपनी हेल्थ, वेलबींग, और वो सब कुछ पीछे रह जाता है। मेरे अपने कोर्समेट, बैचमेट फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता, जिनका एयरक्राफ्ट शूट डाउन हुआ था, और उसके बाद में सीरियसनेस वॉर की, एक तो ये ऐसी वॉर थी जो कि टेलीविज़न पे लिटरली लाइव ब्रॉडकास्ट की जा रही थी, एनडीटीवी काफ़ी हद तक, तो माहौल इतना सीरियस और तो वो जज्बा एक्चुअली संजीदा रहता है कि उस वक्त ये जज्बा था कि मुझे बुला लें, मुझे फ्रंट लाइन पे भेज दें ताकि मैं कुछ कर सकूं। उस समय आप सब भूल जाती हैं कि आप आने वाले टाइम में एक माँ बनने वाली हैं। बिल्कुल। वो इमोशंस सिर्फ आपके जज्बा और आपका जो इमोशंस होते हैं वो सिर्फ अलाइन करते हैं सर्विंग योर नेशन। दिल और दिमाग तो डेफिनेटली ये कहता है कि वो जज्बा कि मैं भी कंट्रीब्यूट करूं और एक्टिवली कंट्रीब्यूट करूं, पर वो सीरियसनेस बिल्कुल मुझे याद है कि जिस दिन ये डिक्लेयर किया गया कि हम हाईएस्ट लेवल एक्टिवेशन, जो कि वॉर है, जिस दिन कारगिल वॉर डिक्लेयर हुई है, उसके बाद एक्टिविटीज़ बहुत सॉम्बर हो जाती हैं, बहुत टारगेटेड होती हैं, बहुत फोकस्ड रहती हैं, और हर किसी का कोई भी ये नहीं करता कि मैं ये नहीं कर पा रहा या नहीं करूँगा। एवरीथिंग इज सो इम्पल्सिव मैम। एब्सोल्युटली। उसके बाद हर एक मोमेंट पे एक नया एक्शन है। बिल्कुल। और परिवारों का जो सपोर्ट है वो भी अमेजिंग है। कि बच्चे बीमार पड़ रहे हैं या बीवियाँ, Nothing matters. Nothing else matters. और कोई आपको किसी किस्म से कोई बॉदर भी नहीं करता, उनको पता है आपका प्राइमरी टास्क एट हैंड कुछ बहुत फर्क है। मैम यही हमारे सिटीजन्स की ब्यूटी है, उन्हें पता है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा फ्रंट में लड़ रहा है, हम उन्हें किसी भी लेवल से इमोशनली प्रेशराइज नहीं कर सकते, एंड ये सबसे बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन होता है ना। मैं सल्यूट करना चाहूँगा उस हर एक माँ, उस हर एक बहन, उस हर एक वाइफ को, हर एक बच्चे को जिन्होंने सपोर्ट करा है हमारे देश की, उस सोल्जर को, उस ऑफिसर को, उस फाइटर को जिसने हर एक वॉर लड़ा भी है और जीता भी है। आई थिंक कलेक्टिवली हम सबका एक योगदान रहता है। बिल्कुल, क्योंकि आप नॉर्मल फ़ोन कॉल्स घर नहीं कर सकते। करेक्ट मैम। ठीक है ना। तो पूरी वॉर की ड्यूरेशन में माँ बाप को जितनी चिंता रहती है, क्योंकि उनको आपसे कोई न्यूज़ नहीं आ रही कि आप वॉर जोन में हैं इस वक्त, कि आप स्क्वाड्रन से कहाँ पे हैं, पर ये विश्वास रखना और वो साइलेंट सपोर्ट देना कि आप अपना काम कर रहे हैं और हमें पता है आप इस देश की रक्षा कर रहे हैं। तो वो जज्बा हर स्टेप पे आपको नज़र आता है। बहुत सारी चीज़ें हमें अंदर की पता चलती थी जो कि टीवी पे नहीं भी दिखाई जा रही थी। जैसे नचिकेता जब POW हो गए, और उसके बाद में गुंजन जब कारगिल में एक्टिवली डिप्यूटेड थी, हमें बहुत। आई थिंक शी वाज द फर्स्ट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट। तो कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट तो नहीं, बट शी वाज हेलीकॉप्टर पायलट। HU में जहाँ वो पोस्टेड थी उधमपुर में, वो HU को कारगिल पे स्टेशन किया गया था। करेक्ट, ओके। क्योंकि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उस वक्त कारगिल पे आने का कोई चांस ही नहीं है ना, हम सिटिंग डक्स होते बिल्कुल। तो क्योंकि वो इतनी ऊंचाई पे बैठे हुए थे, तो हेलीकॉप्टर्स जो थे, चॉपर्स, वो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करते थे टारगेटेड एक्शन एंड मनूवरेबिलिटी के हिसाब से। तो इसीलिए हेलीकॉप्टर्स को सर्च एंड रेस्क्यू के लिए वहाँ रखा गया था, अपने फोर्सेस को बेसिकली उनको बैकअप प्रोवाइड करने के लिए। मैम, व्हाट वाज योर कनेक्शन विद देन फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना? आप उन्हें जानती हैं? हाँ, गुंजन को मैं जानती हूँ, बिल्कुल जानती हूँ। मेरे से 5 कोर्स से जूनियर है गुंजन।
और उसके साथ ये कनेक्शन ऐसे जुड़ गया, उस समय मैं उसको पर्सनली नहीं जानती थी, पर ये हमारे लिए बहुत प्राइड की फीलिंग थी कि गुंजन और उसकी कोर्समेट जो थे श्रीविद्या, दोनों के दोनों सेम HU से, और लीडरशिप कितनी बढ़िया थी उस कॉर्डन की, उस यूनिट की, कि CEO ने बिल्कुल कोई अलहदा ट्रीटमेंट नहीं करी, उनको साथ लेके गए। और ये रिलेटिवली अर्ली डेज़ की बात है, क्योंकि अगर 94 में मैं कमीशन हुई हूँ, दिसंबर 94 में, गुंजन और 2.5 साल बाद कमीशन हुई हैं। तो आप मान के चलिए कि गुंजन हुई होंगी कमीशन 97 जनवरी में, राइट। और 99 में जून में कारगिल, ये जो वॉर का, बिल्कुल ये द प्रैग्मेटिज्म और जो विजन थी उस समय की लीडरशिप की भी, कि हमने इक्वली ट्रेनिंग दी है, उनकी कैपेबिलिटी में कोई कमी नहीं है, और हम इस एनवायरनमेंट में हर पायलट को यूज़ करेंगे। करेक्ट। तो वो जज्बा इन इटसेल्फ वाज अ बिग स्टेटमेंट, कि एक गुंजन की कैपेबिलिटी एज अ पायलट, और दूसरा वहाँ की लीडरशिप का, कि भाई हम किसी किस्म की अलहदा ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। मैम, आई सल्यूट टू देन फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना ऑल्सो। आई होप मैम आप ये पॉडकास्ट ज़रूर देखेंगी। मैम, नाउ लेट्स सेंसिटाइज आवर ऑडियंस। द इंडियन एयरफोर्स और द फोर्स इन एयर, इनका कितना योगदान रहता है एक युद्ध क्षेत्र में, एक वॉर जोन में? आपकी ज़ुबानी मैम। एयरफोर्स बहुत पोटेंट फोर्स है, क्योंकि उसको डिप्लॉय करने में लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम लगता है, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ द फैक्ट कि आप जहाज़ को कहीं से कहीं डिस्टेंसेस कैन बी कवर्ड इन वेरी शॉर्ट टाइम। ऑल्सो डायनामिक भी है, क्योंकि आप उस प्लेटफॉर्म पे डिलीवरी ऑफ वेपन्स फ्रॉम एन ऑल्टीट्यूड कर सकते हो, तो बड़ी टारगेटेड बहुत सारी एरिया को इन अ शॉर्ट टाइम कवर किया जा सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ यूज़, अगेन इंडियन एयरफोर्स ने जो अटेम्प्ट किया और जो करके दिखाया कारगिल में, वो दुनिया में ना दोबारा से अटेम्प्ट हुआ है और ना उससे पहले कभी अटेम्प्ट हुआ था, कि इस ऑल्टीट्यूड पे 18,000 से 22,000 फीट की टारगेट हैं जहाँ पे आपके दुश्मन बैठे हुए हैं, उसको टारगेट करने के लिए, बिकॉज फाइटर एयरक्राफ्ट डाइव करता है टू बी एबल टू ड्रॉप अ बॉम्ब और वेपनरी, तो आपको इमेजिन करो आप शुरुआत कर रहे हो टू बी एबल टू अचीव अ टारगेट जो खुद इतनी ऊंचाई पे बैठा हुआ है, 20-22,000 फीट पे है, और उसकी एक्यूरेसी, क्योंकि वो तो हिल टॉप्स पे छोटी छोटी जगहों पे छुप के बैठे हुए हैं, राइट। मगर अगेन ऐसे कि इसमें बहुत ज़बरदस्त लीडरशिप दिखाई गई थी बाय आवर देन एयर चीफ मार्शल टिपनिस, कि उन्होंने कहा नहीं, हम कर सकते हैं। इसको ब्रेवरी भी बोलेंगे, बिकॉज देखिए, लीडर के लिए सिर्फ अपने लोगों को जवाब देना, उनकी जवाबदेही, और हम 2 एयरक्राफ्ट लूज भी कर चुके तब तक, MiG-27, okay. जिसमें एक मैं बता रही थी आपको, मेरे कोर्समेट फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता थे, उनमें स्कंदर आहूजा वाज ऑलरेडी शॉट डेड, उसकी भी खबर हम लोगों को थी। तो उस लॉस के बावजूद मिराजेस को प्रेस करना कि नहीं, हमें सपोर्ट देना पड़ेगा, बिकॉज वो इतना इम्पॉसिबल टास्क था जब आपका एनिमी पर्च्ड बैठा है एट हाई ऑल्टीट्यूड, और उसके लिए ही हैज़ द बर्ड्स आई व्यू कि कहाँ से फोर्स आ रहा है, कैसे इनको कंट्रोल करना है। छोटी कम आर्टिलरी के बावजूद वो आपको बहुत सिवियरली आपको बहुत घातक उससे वार कर सकता है आराम से बैठ के, उसके लिए लॉसेस बहुत लिमिटेड। तो इसमें अगेन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द एयरफोर्स, अगेन हेलीकॉप्टर्स, ट्रांसपोर्ट्स, फाइटर्स, हर बिल्कुल फ्लेक्सिबल तरीके से आप इस फोर्स को यूज कर सकते हैं। चॉपर्स कैन बी पोजिशनड एनीवेयर टू एनीवेयर, कैपेबिलिटीज इतनी छुप के भी, वैली फ्लाइंग भी करते हैं, तो काफ़ी हद तक रेडार इवेजन भी पॉसिबल है। बड़ी पिक्चर समझ आ रही है। बिल्कुल कि वॉर जोन में आप जिस फोर्स के साथ इन्वॉल्व हैं वो क्या क्या मैम, आपने कितनी सुंदरता से आपने
एयरफोर्स या फोर्स इन द एयर और इंडियन एयरफोर्स का एक रोल बताया है इन टर्म्स ऑफ अडेप्टेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ प्रिसिशन, आई थिंक ऑडियंस इस चीज़ को सुन के समझ पाएगी कि एक एयर बोर्न फोर्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी वॉर जोन में, किसी वॉर को जीतने में. I think, ma'am, beautifully said by you, ma'am. And that brings me to another question now, ma'am. How do you connect with this line, ma'am, living life on the edge? There is every day a new flight, and I'm sure a new challenge. How do you take it, ma'am? जिसको लोग एज मानते हैं उसको मैं अपनी ज़िंदगी का सेंटर मानती हूँ. अच्छा, सेंटर. Yes. Very nicely said, ma'am. क्योंकि ये अब जीने का ज़रिया है, जीने का जैसे कहते हैं ना, द कोर ऑफ माई बीइंग. तो मुझे ये एज नहीं लगता. आपका डीएनए बन चुका है ये. बिल्कुल बिल्कुल. ये वेरिएशन, ये डायनामिक एनवायरनमेंट, हर रोज़ कुछ नया हो रहा है. इट्स नेवर बोरिंग. देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू टू एक्सपीरियंस, है ना. एक नया तजुर्बा हर रोज. एक रोज़ नई किक मिलती है. एब्सोल्युटली. तो वो तो बिल्कुल वो मेरे ज़िंदगी का बिल्कुल सेंट्रल वे ऑफ लिविंग है ना. मैम, किक से अगर बोलूँ तो हमने अभी ये मूवी आई थी ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की, फाइटर. मैं भी उसके गाने बहुत सुनता हूँ, मेरी बिटिया भी बहुत सुनती है. तो जो दीपिका पादुकोण की एंट्री होती है फाइटर में, यू नो, द फर्स्ट टाइम शी इज़ होल्डिंग ऑन टू हर हेलमेट, यू नो, एंड शी इज़ वॉकिंग टूवर्ड्स हर चॉपर, हर हेप्टर, और बाकी वहाँ पे वो जो मेल काउंटर पार्ट्स उसको देख रहे हैं, ग्लैंस कर रहे हैं विद अ रे-बैन इन आइज़. आपने जब ये शायद मूवी देखी होगी तो आप भी उस वक्त में वापस चले गए थे अपनी एयरफोर्स की जर्नी में. आपको कैसा लगता है? बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक यूनिफॉर्म पहन के वैसे ही कद दुगना हो जाता है. वो दिखा रहे थे इट मे लुक लाइक अ मूवी, बट हमने इसको जिया हुआ है. बिल्कुल जिया हुआ है. मैं इतना बता सकती हूँ, दीपिका को देख के मुझे अपनी कोर्समेट जो अब नहीं है, शी डाइड इन अ क्रैश 2 years आफ्टर वी गॉट कमीशन, हरिता कौर ध्योल, आर्मी ऑफिसर्स डॉटर, वेरी गुड लुकिंग, 5 फुट 6 इंच लंबी, और उनमें एक फ्लेयर था, यू नो. तो एकदम से दीपिका को देख के मुझे अपनी कोर्समेट की याद आ गई. रियली अमेजिंग. और अपनी भी यादें काफ़ी ताज़ा हो गई. बिल्कुल. Ma'am, I can connect to, ma'am, you know, you losing your coursemates. It's a big loss, ma'am. और हमारी ज़िंदगी में तो मैम ये बोला जाए तो मैम होता है. We are born for this. We have chosen this path to serve our nation, and it's part and parcel of our choice. Ma'am, now let's take a transition. Let's take you to the realm that you don now, your civil aviation journey. Ma'am, what kind of conversion courses you had to undergo, and इसमें मैम क्या क्या चेंजेस आपको देखे हैं इंडियन एयरफोर्स से लेके अभी आपकी सिविल एविएशन जर्नी में? क्या की डिफरेंसेस हैं? ऑन टू यू मैम. ट्रांजिशन ऑब्वियसली शुरू में बहुत स्टॉक ट्रांजिशन है ये. आपके लिए जो फौज में बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर है, जो आपके साथी संगी और आपके जूनियर्स करते हैं आपके साथ में, वो बहुत कंट्रोल्ड बिहेवियर है, क्योंकि वो अब फौज की ट्रेनिंग का पार्ट है. मैम, ऐसा नहीं होता कि आपके जो सिविल काउंटर पार्ट्स होते हैं उनको ये लगता है अगर ये एयरफोर्स से है तो अब ये ऊपर भी एरोबेटिक्स करके दिखाएंगे हमें? बिल्कुल भी नहीं विपुल. ऑन द कॉन्ट्ररी, एयरफोर्स पायलट्स का जितना मेरा तजुर्बा रहा है, सिविल के जितने भी फर्स्ट ऑफिसर्स या आपके कोलीग्स आपके साथ फ्लाई करते हैं, उनको ये फीलिंग आती है जब वो जानते हैं कि आप एयरफोर्स से हैं, कि ये जॉब और जो फ़्लाइट है वो बिल्कुल बाय द बुक, और स्किल लेवल का भी उनको लगता है कि भाई आपका स्किल लेवल अच्छा होगा जो आप एक एयरफोर्स पायलट हैं. Wow, ma'am, wow. Ma'am, so as a woman pilot in the civil aviation industry, I'm sure, ma'am, you have achieved several milestones. How has it, positively impacted your personal, social life in particular, and of course your professional career? I'd say कि हमारे से पहले सिविल में फर्स्ट लेडी कैप्टन ऑन द 737s बैक 1991 में थी. तो जब सिविल में ट्रांजिशन किया, नॉवेल्टी नहीं थी एकदम जी, बट ये था कि किंगफिशर, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया तो मैं बिफोर द फर्स्ट एयरक्राफ्ट केम इन, मैंने उससे पहले ज्वाइन कर लिया था किंगफिशर. वहाँ पे मुझे मौका मिल गया लकीली टू बी द फर्स्ट लेडी कैप्टन.
एंड मेरा तजुर्बा काफ़ी मल्टीफेरस इस तरह से रहा कि अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल एंडलेस हैं सिविल में, है ना। तो क्योंकि नई चीज़ नहीं थी ये, एक नया कॉन्सेप्ट नहीं था। तो वेदर आप ट्रेनर बनना चाहेंगे, विच इज़ लाइन ट्रेनिंग कैप्टन और TRI और चेक पायलट एग्जामिनर वगैरह, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ओपन है, जस्ट लाइक एनीबडी एल्स। तो ये एक काफ़ी बड़ा फिलिप रहा इस करियर में। तजुर्बे में मैं DGCA में भी उसके बाद मुझे मौका मिला अपनी कंट्री की रेगुलेटर के साथ में काम करने का। वो बहुत ही वैल्यूड एक्सपीरियंस है मेरा, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे ज़्यादातर जो मेरे कलीग्स थे वो और मिक्स्ड होते थे, काफ़ी सारे सिविल एविएशन के, प्योरली सिविल एविएशन बैकग्राउंड से थे, और काफ़ी सारे अपना एयरफोर्स के बैकग्राउंड से भी थे। वहाँ पे नेवी के भी इनफैक्ट ऑफिसर्स हैं, ATC ऑफिसर्स DGCA में। तो एक अलग फैसेट, एयर सेफ्टी डायरेक्टरेट हो गया, या एयरवर्दिनेस डायरेक्टरेट हो गया, या ट्रेनिंग एंड लाइसेंसिंग डायरेक्टरेट हो गया। तो मुझे वो भी बहुत ही वैल्यूबल और प्राइसलेस एक्सपीरियंस रहा है मेरे करियर का। राइट मैम, लेट्स टेक अ डीपर डाइव नाउ। मैम, एविएशन इंडस्ट्रीज़ के अंदर ऐसे काफ़ी मिस्ट्रीज़ भी होते हैं जिसके बारे में हम और भी बातचीत करेंगे। बट मैम, जब आप प्लेन क्रैशेस के बारे में सुनती हैं, ये न्यूज़ फ्लैश होती है, हाउ डू यू कनेक्ट विद इट? इज़ इट डिस्ट्रेसिंग टू यू, और यू ट्राई टू ऑप्टिमाइज योर एनर्जीज टू अंडरस्टैंड व्हाट कैन बी द टेक्निकल इश्यूज़? तो विपुल, बिल्कुल, आई वुड नॉट से डिस्ट्रेसिंग, इट्स अ फैक्ट, ये हो चुका है। तो उसका सिर्फ जो सार निकालना है, डेफिनेटली टेक्निकल डिटेल्स में जाने की कोशिश होती है कि सर्कमस्टांसेस क्या थे, एनवायरमेंटल सर्कमस्टांसेस क्या थे, जहाज़ सर्विसिबिलिटी क्या थी, क्योंकि बहुत सारे लर्निंग लेसन्स हैं। इंडस्ट्री भी इन्हीं चीज़ों से सीखती है। तो एज अ प्रोफेशनल एकदम से दिमाग उस चीज़ पे जाता है कि येस, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, बट अदर देन दैट दिमाग यही कहता है कि क्या चीज़ें हैं इसमें से, क्या सीख है, क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास में अवेलेबल है। कुछ चीज़ें आपको रोज़ सीखने को मिलती हैं। ये कहा जाता है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और SOPs, हाउ वी कॉल देम, करेक्ट मैम, आर रिटन इन ब्लड। कि किसी ना किसी की गलती और कुछ इस तरह के एक्सीडेंट्स, इंसिडेंट्स जो हैं, वो इन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। मैम, हम अगर ये इंसिडेंट्स की बातें कर रहे हैं, एक्सीडेंट्स की बातें कर रहे हैं, लेट्स टेक इवन मच मोर डीपर डाइव, एंड ऑडियंस इसके बारे में बहुत कुछ सुन चुकी है। मैम, ये आज का इंसिडेंट नहीं है, इट टेक्स अस बैक टू 8 मार्च 2014। आई एम टॉकिंग अबाउट द मोस्ट टॉक्ड अबाउट इंसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द सिविल एविएशन, the MH370, the Malaysian flight. It just vanished somewhere. There were 227 passengers, 10 flight attendants, 2 pilots, and it just vanished, ma'am. There have been so many theories. Some people even talked about alien, intrusions, interventions, the hijack theories, even the seventh arc theories. Ma'am, since 1948, more than 84 flights have just vanished from the face of Earth. What is your take on it, ma'am? तो विपुल, डेफिनेटली मलेशियन 370 का जो केस था वो थोड़ा ज़्यादा पिकुलियर इसलिए हो गया कि आज के दिन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि ट्रैकिंग एरोप्लेन्स के बहुत सारे जरिए, there are means to do it. Satellite communications क्या नहीं है? बीइंग कि अगर आप और कोई भी ग्राउंड बेस्ड एड से, मान लीजिए ओशियानिक रीजन में आपकी ग्राउंड बेस्ड एड्स की कवरेज काफ़ी कम होती है, बट द वेरी फैक्ट कि सैटेलाइट कवरेज तो अक्रॉस द ग्लोब है। There are so many satellites launched by so many different countries, and user interface सबके लिए available है, and airliners are commercial airliners are using it, and so are military aircrafts using it. तो वो एक, but हर बैक इन 2009 एयर फ्रांस 447 एक एयरक्राफ्ट क्रैश किया था. Okay. It got airborne from Rio de Janeiro and it was
फ्लाइंग टू चार्ल्स डी गॉल पेरिस, वो एक काफ़ी बड़ा जिसे कहते हैं माइलस्टोन इंसिडेंट और एक्सीडेंट इन एविएशन हिस्ट्री, जहाँ से हमारी प्रोसीजर्स और एयरलाइंस के जो ट्रेनिंग प्रोसेसेस थे और इन जनरल इंडस्ट्री का एक वो जो बेसलाइन वे टू ऑपरेट, वो काफ़ी चेंज आया उसमें। उसके बाद ये अगला सिग्निफिकेंट एक्सीडेंट रहा है वेयर एन एयरक्राफ्ट हैज़ गॉन मिसिंग डिस्पाइट सो मच ऑफ सर्वेलेंस एंड मतलब इतनी सारी इक्विपमेंट होने के बावजूद। तो डेफिनेटली व्हाट आई कैन से इज़, विदाउट गेटिंग इनटू द डिटेल्स आर अवेलेबल ऑफ कोर्स ऑनलाइन, इससे काफ़ी सारी इंडस्ट्री को काफ़ी चीज़ों को में बदलाव किया इंडस्ट्री ने। एयरक्राफ्ट की ट्रैकिंग को और एनहांस किया, बहुत एनहांस किया। टाइम ड्यूरेशंस फॉर एयरक्राफ्ट पोजीशन अपडेट एंड ऑल दैट, वो भी हम लोगों ने इंडस्ट्री ने किया। डेफिनेटली उसकी जो मिस्ट्री है वो अभी भी, और ये इंटरेस्ट आई थिंक इंट्रीग जो MH370 करती है is because of the fact कि टेक्नोलॉजी इतनी, and I think ma'am it's a genuine reason also, absolutely, and उसको पूरी तरह एक्सप्लेन अभी तक भी नहीं कर पाए हैं, and it's a very iterative process ma'am, I guess. I'm sure ma'am every yes. moment there is something happening behind the scene. बिल्कुल। सो हर एक्सीडेंट इंसिडेंट जो है वो आपको कुछ फ्रेलिटीज सिस्टम की बताता है, कुछ ह्यूमन फ्रेलिटीज एक्सपोज करता है। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और आप DGCA में तो हम रूटीनली देखते थे कि इसको हम कैसे इस इंडस्ट्री को और भी सेफर एंड येट सेफर कैसे बना सकते हैं। yes. मैम मैं भी एक एयरलाइन इंडस्ट्री का पैसेंजर रहता हूँ और मेरे ख्याल से कितने यहाँ पे श्रोता होंगे, ऑडियंस होंगे। आई थिंक मेरा जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे वो लोग कनेक्ट कर सकेंगे। मैम हम जब फ्लाइट में आते हैं एज अ पैसेंजर, 2 पायलट्स के ऊपर हम सबकी लाइफ निर्भर करती है। कंट्रोल्स ऑब्वियसली उनके हाथ में होते हैं, हमारे हाथ में नहीं होते। मैम उस पायलट का फटीग लेवल, उसका इमोशनल लेवल, उसकी फिजिकल फिटनेस, कितनी चीज़ें मैटर करती हैं दैट इंश्योर्स कि वो पायलट के रिफ्लेक्स एक्शंस एकदम गो गेटर वाले रहें। इसके बारे में मैम आप क्या बताना चाहेंगी हमारी ऑडियंस को कि हाउ यू गाइज मैनेज योर इमोशनल लेवल, योर मेंटल लेवल, हाउ यू कीप योरसेल्फ फिट इन ऑल दीज पर्सपेक्टिव्स। पायलट की लाइफ काफ़ी डिसिप्लिन तरीके से रहना खुद के लिए बहुत ज़रूरी है। इसको मैनेज करने का एक ही तरीका है, एक तो फिजिकल फिटनेस आप अपनी अच्छी रखिए, That I can see. हाँ, सो ये तो आई थिंक दिस इज़ कर्टसी द प्रोफेशन। हर साल मेडिकल होता है, उससे आपकी हेल्थ एंड वेलबींग की जानकारी रहती है। आज के दिन जर्मन विंग्स का वो क्रैश हुआ था, उसके बाद में एविएशन इंडस्ट्री और भी जागरूक हो गई और सतर्क हो गई कि भाई मेंटल स्टेट और इमोशनल स्टेट जो पायलट्स की है वो भी अच्छी रहे, और उसको भी जो भी हम सब्सटैंशिएट कर सकते हैं थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स सपोर्ट करने के लिए, ताकि पायलट्स की physical, mental and emotional states are up and above, well above average for an average person. So all these things contribute आपके fatigue levels को manage करने के लिए। अपने आप को एक disciplined तरीके से स्लीप, जब आपको पता है आप रात को फ्लाई करते हैं तो हम उस हिसाब से पहले रेस्ट कर लेते हैं एंड मेक श्योर कि भाई हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस उस ड्यूरेशन में मिनिमम डिप इन दैट ड्यूरेशन। आप मैम ड्रीमलाइनर 787 फ्लाई करती हैं मैम, विच इज़ अ वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट। मैम एक वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट और एक नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट, इसके बारे में अगर आप हमारे ऑडियंस को कुछ बता सकें, उनके फ्लाइंग आवर्स, उनके फटीग लेवल्स एसोसिएटेड ऑब्वियसली विद द पायलट्स, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं मैम दोनों अलग एयरक्राफ्ट बॉडीज़ में? तो नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट आर बेसिकली सिंगल आयर एयरक्राफ्ट जो कि उनका टोटल पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी कम होता है, ऑब्वियसली छोटे होते हैं साइज़ में और उनके ऑल अप वेट भी कम होते हैं, अगर रेंज की लिमिटेशन हो जाती है। राइट मैम। फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी, पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी, तो यील्ड पर सीट के हिसाब से उनको ज़्यादातर
डोमेस्टिक सेक्टर्स में यूज़ किया जाता है फॉर अ बिग कंट्री लाइक आर्स। और उसका एक ये रहता है कि ऑब्वियसली बिकॉज ऑल ऑफ वेट कम है और विंग स्पैन्स छोटे हैं, जनरली एयरक्राफ्ट का साइज़ छोटा है, तो आपके पास में डाइवर्जन के लिए रनवेज और एयरपोर्ट्स ज़्यादा रहते हैं। हाँ, और जबकि वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट जो हैं काफ़ी नैरो डाउन हो जाता है कि कितने कौन सा एयरपोर्ट आप यूज़ कर सकते हैं अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी आती है और आपको यूज़ करना पड़े मोर देन, तो लैंडिंग लिमिटेशंस बन जाते हैं, लैंडिंग लिमिटेशंस हैं, हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी फ़र्क पड़ जाते हैं, वेट ज़्यादा है, मोमेंटम ज़्यादा है एयरक्राफ्ट का, तो मार्जिन फॉर एरर्स, मार्जिन ऑन द रनवे, भी फर्क पड़ता है, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, जहाँ लैंडिंग स्पीड में भी डिफरेंसेस होते हैं, फ़र्क पड़ता है, बिकॉज जितना आपका ज़्यादा ऑल अप वेट है एयरक्राफ्ट का उतनी ज़्यादा आपको स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी टू जनरेट दैट काइंड ऑफ लिफ्ट, ओके, है ना। तो इसीलिए स्पीड्स हायर होती हैं, लैंडिंग स्पीड्स, टेक ऑफ स्पीड्स, मोमेंटम, यू नो, अगेन लाइक आई सेड एयरक्राफ्ट अवेलेबिलिटी, रनवे, फायर फाइटिंग सर्विसेज, दैट इतने बड़े एयरक्राफ्ट और इतने सारे पैसेंजर्स की इवैक्यूएशन वगैरह की, तो इट बिकम्स a little more complex. And मैम पायलट्स के फटीग लेवल में भी फ़र्क आता है कुछ? पायलट्स के फटीग लेवल में बिकॉज बट वो रेगुलेशन, वो फटीग ड्यूटी टाइम लिमिट्स उसको केटर करती है, क्योंकि आपकी फ्लाइंग जो होगी वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट उसका सेंस बनता है ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेस। You mean the flight duty time limitations? Exactly. हाँ, तो वो आप लॉन्गर ड्यूरेशंस वाली फ़्लाइट करेंगे, अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स करोगे, अक्रॉस नेशंस करोगे, रूल्स रेगुलेशंस चेंज होते हैं, प्रोसीजर्स काफ़ी बदल जाते हैं, तो प्रोसीजरल बहुत ज़्यादा होती है कि आपको काफ़ी कुछ पढ़ाई करनी पड़ती है, काफ़ी जानकारी रखनी पड़ती है, क्योंकि एक नेशन के ऊपर फ्लाई करते हैं, उनके कुछ स्पेसिफिक रूल्स रेगुलेशंस अलग रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ता है और आपको कॉन्स्टेंटली अवेलेबल एयरफील्ड्स अपने आसपास का भी वेदर लेके रखना पड़ता है, उनकी यू नो जो भी नो टाइम्स बोलते हैं हम, नोटिस टू एयरमैन, वो सब जानकारी रखनी पड़ती है कि अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी होती है तो मेरे पास में कौन सा एयरपोर्ट अवेलेबल है जिधर मैं जा सकती हूँ और उधर मेरे को क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, ये सारी जानकारी, तो प्रोसीजर्स काफ़ी एक्सटेंसिव है। सो इट इज़ नॉट ओनली लेफ्ट टू द ATCs बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्सटेंसिव ट्रेनिंग एंड नो हाउ दैट गोज इन द माइंड ऑफ द पायलट ऑल्सो प्रायर टू फ्लाइंग सच लॉन्ग सेक्टर्स। बिल्कुल, अगेन सी छोटे सेक्टर्स भी फ्लाई करने के लिए हमको ये जानकारी रखनी पड़ती है। जी मैम, ठीक है, कि अगर कहीं पे भी कुछ अनटूवर्ड होता है तो उसको हम किस तरह से हैंडल करेंगे, कौन से स्टेशंस अवेलेबल हैं। एज अ लेमैन मैम, अजय देवगन की एक मूवी आई थी जिसमें रनवे 34 I don't recollect the name, and उसमें श्री अमिताभ बच्चन जी थे जिन्होंने उनका ऑडिट फाइनली किया था। सो आई रिमेंबर वन ऑफ द इंस्टेंसेस वेयरइन अजय देवगन रिमेंबर्ड कि कौन सा एयरपोर्ट कहाँ पे है, कितना टाइम लगेगा, कितना फ्यूल बचा है, विदाउट इवन द इंटरवेंशन ऑफ द ATC ही वॉज ऑलरेडी अवेयर। मीन्स एक पायलट का उस समय का रिफ्लेक्स कितना फास्ट होता है वो इस पे निर्भर करता है कि उसने कितना स्टडी पहले किया हुआ है, उसका एक्सपीरियंस कितना है। एंड समटाइम्स दीज मूवीज ऑल्सो गिव द मैसेज आउट लाउड टू दिस ऑडियंस इंक्लूडिंग पीपल लाइक मी। सो हमारा एसोसिएशन तो वहीं से बन सकता है। हाँ, तो मैं कहती हूँ थोड़ा बहुत एजुकेशन है, थोड़ा सा हमें से एग्जैजरेशन है वो तो फिर हाँ जी, बॉलीवुड की स्पेशलिटी है ही है जी। बट हाँ, ये सारी जानकारी लिए बिना तो पायलट फ्लाइट अंडरटेक करता नहीं, और ये बिल्कुल अ मैटर ऑफ रूटीन काइंड ऑफ स्टडी है हमारे लिए कि जहाँ हम जा रहे हैं उसके आसपास ऑल्टरनेट्स कहाँ अवेलेबल हैं, उनमें वेदर क्या है, उनकी ATC फैसिलिटीज़ कितनी हैं, मैं वहाँ लैंड कर भी सकती हूँ कि नहीं। दाद देनी पड़ेगी आप सबकी, हमें तो नाम नहीं याद रहते, आप लोग पता नहीं क्या क्या याद कर लेते हैं मैम। हैट्स ऑफ टू यू मैम। मैम, how is DGCA taking charge of civil aviation industry who are flauntingly breaking the rules of air? तो DGCA डे पर्सन के टर्म्स में कैसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ, DGCA पुलिस है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि रूल्स बनाने वाली अथॉरिटीज़ ICAO और उसके बाद में नेशंस गवर्नमेंट, राइट। DGCA इज दैट पुलिस विच एनफोर्सेस दीज रूल्स। तो
मैं इतना बता सकती हूँ कि इतनी रेगुलेटेड इंडस्ट्री, इतने चेक्स एंड बैलेंसेस और DGCA hovers ऑन एवरी ऑपरेटर, इट इज़ आसान काम नहीं है रूल्स को फ्लाउट करना, क्योंकि आपका मंथली चेक्स इतने सारे हैं, ऑपरेटर्स उतने जितने हैं उसी हिसाब से नंबर ऑफ इंस्पेक्टर्स, ऑपरेशंस इंस्पेक्टर्स एंड अदर इंस्पेक्टर्स DGCA के पास में हैं, और ये एक बहुत ओवर द ईयर पूरे हर महीने चेक्स होते हैं। तो रूल्स को फ्लाउट करना एक तो बहुत मुश्किल का काम है। जब कभी ऐसा कोई करता भी है तो उनके पकड़े जाने के चांसेस भी बहुत हाई हैं, और डंडा भी पड़ता है। बिल्कुल, और फाइन्स, पेनल्टीज वगैरह प्रोविजंस अब तो बहुत ही सिवियर हो गई हैं। सो आई डोंट नो वेदर इट्स अ मिथ और इसमें कोई सच्चाई है। आर इंडियन पायलट्स फ्लाइंग मोर देन देयर ऑथराइज्ड फ्लाइंग आवर्स? सो दिस इज अ कंप्लीट मिथ। अगेन ये बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। हर एयरलाइन, हर ऑपरेटर के पास 2 डेजिग्नेटेड ऑपरेशंस इंस्पेक्टर्स होते हैं जो उनके ऊपर ओवरसाइट रखते हैं। ये आसान काम नहीं है कि पायलट्स अपने डेजिग्नेटेड फ्लाइंग आवर्स से ज़्यादा एज अ रूटीन, मैटर ऑफ रूटीन कर रहे हैं। Right. पर ये डायनामिक इंडस्ट्री है। रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे अगर डाइवर्जन्स होती हैं और प्लानिंग लेवल पे, तो मैं आपको 100% कन्विक्शन के साथ बोल सकती हूँ कि फ्लाउटिंग ऑफ रूल्स कोई ऑपरेटर अफोर्ड नहीं कर सकता और ना ही करते हैं। मैम एक और डीप डाइव लेते हैं। मैम, आपको क्या ऐसा कभी लगा है, जैसे मुझे ऐसा फील होता है, शायद हमारी ऑडियंस में किसी को फील हुआ होगा, एयरप्लेन क्रैश की न्यूज़ आती है, उसी समय और न्यूज़ आनी स्टार्ट हो जाती हैं, ऐसा कुछ, इसमें कुछ सच्चाई है या सिर्फ मुझे ऐसा लगता है या हम में से कई लोगों को ऐसा लगता है कि एक क्रैश हुआ और धड़ाधड़ क्रैश हो रहे हैं, या कुछ और इश्यूज और इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते हैं? बिल्कुल, मैं इसके डिटेल्स में मैं ऑनेस्टली कभी ज़्यादा डेल्व नहीं करी हूँ इतना डीप कि भाई किस फ्रीक्वेंसी से हुआ है। हाँ, ये अगर प्राइमा फेसी देखा जाए तो ये लगता डेफिनेटली है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जब एक कहीं सीरियस एक्सीडेंट होता है। अभी 2 दिन पहले ही मैम कैनेडियन एयरलाइन, आई थिंक डेल्टा एयरलाइन, जो अभी रनवे पे स्लिप हो गई थी। अभी हम यहाँ पे पॉडकास्ट कर रहे हैं और हमारे पास छोटे छोटे इंसिडेंट्स, छोटे बड़े जो भी हम बोले इनको मैम ये दिख जाते हैं एकदम। हमारी तो मैम फिंगर्स क्रॉस रहती है बिकॉज वी ऑल्सो टेंड टू फ्लाई। सो वहाँ से मुझे एक क्वेश्चन आया था कि शायद ये मेरा एक मिसनॉमर है या मेरी एक लुकआउट है, या ऐसा आपको भी कभी फील? आई हैवंट कम अक्रॉस एनी रिसर्च जो कलेक्टिवली इस डेटा को एनालाइज कर चुकी है और वो बोलती है कि ये एक ट्रेंड है। बट हाँ, प्राइमा फेसी लाइक आई सेड कि ये ऐसा दिखता है कि जब एक एक्सीडेंट, सीरियस एक्सीडेंट होता है, उसके बाद एक स्पर्ट ऑफ एक्सीडेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड नज़र आते हैं। बट कन्विक्शन से बोलना विल नॉट बी प्रोफेशनल। राइट। दूसरी चीज़ जो आप मेरे को पूछ रहे थे अबाउट एक्सीडेंट, जैसे अभी 2 दिन पहले हुआ था, जी मैम, है ना, एक एक्सीडेंट के जो सर्कमस्टांसेस दैट वुड लीड टू एन एक्सीडेंट, ये तो हम मान के चलेंगे कोई जानबूझ के किसी की अपनी फ्लाइट को खतरे में डालना नहीं चाहेगा। पर टेक्निकल फेलियर्स, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, वेदर, जो ये इंसिडेंट हुआ है कनाडा में, so much of snow, एब्सोल्युटली। तो हमारा ये अब नेचर ऑफ आवर जॉब इज सच कि भाई हम यहाँ पे से समर है, वहाँ पे यूरोप में पार्शली विंटर्स हैं जो मॉडरेट टू सिवियर भी हो सकती हैं, और फिर प्लेसेस लाइक कनाडा एंड US, नॉर्थ US, वहाँ पे सिवियर और मैम आई थिंक मैम हमें कहीं ना कहीं ये समझना भी होगा कि दिन में हज़ारों लाखों फ्लाइट्स फ्लाई कर रहे हैं एयरक्राफ्ट्स, तो एक आइसोलेटेड केस को हमें शायद नहीं जोड़ना चाहिए कि उसी के बाद उसकी जो आपको जो एक पैसेंजर को अगर मतलब कहीं से भी डर की फीलिंग या एंग्जाइटी है ट्रैवलिंग बाय एयरप्लेन, इन चीज़ों को सुन के, तो उनको ये जानकारी भी ज़रूरी है कि एवरी सिंगल पर्सन सर्वाइव्ड द क्रैश। यस मैम, है ना, विद मुश्किल से 7 या 8 लोग हैं जिनको की हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा, बाकी सब अनस्केथ्ड इस में से। तो आप ये मान के चलिए कि जो ट्रेनिंग है जो क्रू को दी जाती है, कैबिन क्रू,
एंड पायलट्स को वो इतनी रोबस्ट है कि वो कुछ भी अनटूवर्ड होने के बावजूद भी अपने पैसेंजर्स की सेफ्टी को इंश्योर कर रहे हैं। मैम इसमें अगर मैं थोड़ा सा और डाइव करूं तो जो ये पायलट्स की एंजाइटी हो सकती है, क्रू हो या पायलट हो, इसमें जैसे सिचुएशनल बात हुई, वेदर कंडीशंस, साइकोलॉजिकल बात हुई, एनी कोई भी एरर की गुंजाइश रह गई हो, और फटीग लेवल्स में अगर हम जाएं तो जो टर्न अराउंड टाइम हो रहा है पायलट का फ्लाइंग कंटिन्यूसली, सो कहीं ना कहीं ये पायलट की एंजाइटीज़ को बढ़ाता है, और अगर बढ़ाता है तो उससे कैसे बचा जाता है? यू आर योरसेल्फ अ पायलट। हाँ, तो मैं ये बोल रही हूँ, एक तो टेक्नोलॉजिकली आजकल एयरक्राफ्ट काफ़ी आपको सब्सटैंशिएट करते हैं, मोर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल एट हैंड, ऑटो पायलट्स बहुत अच्छे हैं, इंजन्स बहुत रिलायबल हैं आज के दिन, तो इन सब चीज़ों से भी फ़र्क पड़ता है। दूसरा, आपकी ट्रेनिंग एज इतनी ज़्यादा है आज द मसल मेमोरी। हाँ, सो वो आपकी ट्रेनिंग इतनी रियलिस्टिक है सिमुलेटर्स पे कि, और पायलट ट्रेनिंग का बल्क कंपोनेंट तो एबनॉर्मल सिचुएशंस को हैंडल करना ही है, तो उसमें आपकी सिर्फ मोटर स्किल्स को नहीं हम होन करते एज अ ट्रेनर और एन एग्जामिनर, ना हम उसको आपको ट्रेन किया जाता है कि एक मोटर स्किल्स कि अगर ऐसा हुआ तो उसको प्लेन को कैसे हैंडल करना है, दूसरा साइकोलॉजिकली अपने आप को बैलेंस कैसे रखना है, तीसरा हर टूल सिखाया जाता है कि आपने appropriate and the most optimal decision कैसे लेना है. So I think I should not call it anxieties. They are already prepared for it. Absolutely, I don't see any pilot having anxieties. It would be wrong to use that word. Because हम उनको काफ़ी प्रिपरेशन की जाती है पायलट के लिए. मैम हम इतना कुछ इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं रिगार्डिंग क्रैशेस. लेट्स होम ऑन टू यू मैम. आपकी आज तक की जर्नी में, चाहे वो आईएफ की जर्नी हो, चाहे आपकी अब सिविल एविएशन की जर्नी हो, अगर मैं इसको दो पहलू में रखूं कि एक आपका टफेस्ट सेक्टर ऑफ फ्लाइंग, लेट्स से कॉल इट चैलेंजिंग, या आपका कोई एक पर्टिकुलर इंसिडेंट हो जो आज आप अनटोल्ड स्टोरी विद कमांडर विक्टर माइक में शेयर करना चाहेंगी. ऑन टू मैम. विपुल, तो मिलिट्री फ्लाइंग ऑफ कोर्स ज़्यादा चैलेंजिंग रहती है क्योंकि हमारे रोल्स इतने डाइवर्स हैं. वी हैव अ ट्रांसपोर्ट सपोर्ट रोल विच इज़ प्राइमरीली बाकी सर्विसेज और अपनी बाकी सर्विसेज को सब्सटैंशिएट करना और उनको ऑगमेंट करना. तो उसमें जैसे मैंने बताया, कारगिल के टाइम, पराक्रम के टाइम पे मैन पावर मूवमेंट सडन एंड मतलब काफ़ी ज़्यादा, तो आपको ये भी देखना पड़ता था कि मेरे एयरक्राफ्ट की कैपेसिटी के लिए हाउ विल आई एडजस्ट, ताकि अगर कल को कुछ होता है तो लोगों को चोट भी ना लगे. और दूसरा, हम इस मिशन को की रिलायबिलिटी को पूरी तरह इंश्योर कर सकें. सो आप कहना चाहेंगे कारगिल वॉर का टाइम जो था वो आपके लिए मोस्ट चैलेंजिंग टाइम था आपकी आईएफ की जर्नी में टू सम एक्सटेंट? कारगिल एंड आई से पराक्रम ऑल्सो. हाँ, क्योंकि ये बहुत पराक्रम फोर्सेस के अंदर तो हमको सबको पता है, इट वाज एज क्लोज एज वी गॉट टू अनदर वॉर, राइट, है ना. तो दैट वाज अ वेरी हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी. बट मैम सॉरी, मैं थोड़ा सा टॉपिक से बाहर जा रहा हूँ, बट आप लोगों का रोल तो मैम सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस में और भी बहुत कुछ, फ्लड रिलीफ्स में इतना रोल होता है. बिल्कुल पीस टाइम. तो आपने भी तो कहीं ना कहीं एक्शन देखा होगा इस चीज़ में भी. बिल्कुल विपुल. तो फोर्सेज में यू आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड अ मास्टर ऑल्सो ऑफ ऑल, बिकॉज गुंजाइश बहुत कम है गलती करने की. तो मैंने अपने सर्विस करियर में फ्लड रिलीफ मिशंस काफ़ी किए हैं. राजमुंद्री डिस्ट्रिक्ट में मैं हैदराबाद में पोस्टेड थी, और राजमुंद्री डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट था जहाँ पे मतलब फ्लडिंग वॉज, और आज के दिन भी एक प्रॉब्लम रहती है. बिहार कोसी रिवर में फ्लड्स, ये बहुत ही रूटीन काम था. मेरे सर्विस में होते होते भुज अर्थक्वेक हुआ. तो रिलीफ एंड रेस्क्यू मिशन, सर्च एंड रेस्क्यू, इवन हमारे अपने फोर्सेस के लोगों को चोट लग गई ऑफ वॉर टाइम, इवन पीस टाइम हमारे ऑपरेशंस ऐसे हैं, उनको निकाल के टू गेट देम टू प्लेसेस वेयर उनको मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल हो, अप्रोप्रिएट मेडिकल ट्रीटमेंट. तो ये सारी काम जो हैं ये दे आर नॉट रूटीन एंड दे आर प्रीटी चैलेंजिंग. तो आपको काफ़ी सोच के चलना पड़ता है.
अनलाइक कहाँ तो हम सर्च एंड रेस्क्यू वगैरह में हम 200-300 फीट पे फ्लाई कर रहे हैं, कभी मेरी टाइम सिनेरियो के अंडर, कभी हम रिलीफ एफर्ट प्रोवाइड करने के लिए जब ड्रॉप्स के लिए जाते हैं तब भी आप 200-300 फीट पे हैं, कभी आप VVIPs को फ्लाई करके, क्योंकि वो रेकी करना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ को, वहाँ पे भी आप 500, 200, 300, 400 ऐसे फीट पे फ्लाई करते हैं ताकि और वेदर आप सोचिए जहाँ पे फ्लड आया है, ऑब्वियसली वेदर कंडीशंस आर एब्सोल्युटली क्लाउडी एंड इट इज चैलेंजिंग, बट इट इज़ वेरी सेटिस्फाइंग ऑल्सो बिकॉज आपको दिखता है कि लोग स्ट्रैंडेड हैं और वो जब जहाज़ को देखते हैं उनको देयर इज़ अ रे ऑफ होप एब्सोल्युटली, यू आर लाइक अ मसीहा समवेयर, कि सामान ड्रॉप हो रहा है, खाने पीने का सामान ड्रॉप हो रहा है, तो मतलब सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत मैम मैंने पहले भी इस बारे में बात करी थी. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ना यू हैव दिस सेंस ऑफ समथिंग बिगर देन योर ओन एग्जिस्टेंस, you're working towards it. Right. You beautifully brought out मसीहा. मैम किसी एक इंसान की आपने जान बचाई हो, आई डोंट नो उससे ज़्यादा सेटिस्फाइंग जॉब और क्या हो सकती है इस दुनिया में मैम. आई कैन रियली कनेक्ट टू यू मैम. And I can only salute you for your service to this great Bharat, ma'am. मैम थोड़ा सा अब और सीरियसनेस में जाऊंगा तो अनटोल्ड का जो एक पर्सपेक्टिव है, एक रीजनिंग है, व्हाई आई कॉल इट अनटोल्ड इज टू नो समथिंग बियॉन्ड दी यूजुअल लाइन्स ऑफ अफेयर. आपको एज अ पायलट मैम कितना ट्रेन करा जाता है एक प्लेन हाईजैक के सिचुएशन में? लेट्स से वेदर यू सिमुलेटेड, वेदर देर आर सर्टन SOPs, कोई सर्टन प्रोटोकॉल्स, how well are you trained to manage such uninvited guests on your plane? तो विपुल, क्योंकि इंडिया एज अ कंट्री हैज़ बीन अंडर थ्रेट, वी आर सराउंडेड बाय अमेजिंग नेबर्स. अमेजिंग नेबर्स बोलिए, हमारा इंक्लीमेंट कंडीशंस हमारी इंडिपेंडेंस के बाद से बनी हुई हैं और बनी रही हैं. तो एविएशन सिक्योरिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. वो पायलट्स को 100% उसमें हर चीज़ डिस्कस की जाती है, सारे इंसिडेंट्स जो आज तक हुए हैं और जिनके बेसिस पे ये सिक्योरिटी रिलेटेड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं. एल्गोरिथम्स टाइप आपको बताया जाता है कि अगर ये हुआ तो आप ये करेंगे, वो हुआ तो आप ऐसे करेंगे. फ्लो चार्ट बन जाता है. बिल्कुल, इट्स लाइक अ फ्लो चार्ट. तो ताकि आपका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है और फिर आपको पूरी जानकारी दी जाती है कि आपको बैकअप करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज हैं ग्राउंड, किसे अलर्ट करना है, प्रिसाइसली, है ना, वो सारा. सो ये एविएशन सिक्योरिटी के अंडर आता है और काफ़ी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग हर पायलट को दी जाती है. तो अगेन आई टेल द व्यूइंग पब्लिक एंड पैसेंजर्स, पोटेंशियल, बिल्कुल टेंशन मत लो. सो मैम ये सेफ्टी ऑफिसर ऑन बोर्ड एक मिथ होती है या एक्चुअल सच होता है सेफ्टी ऑफिसर ऑन बोर्ड? IFSOs आई थिंक ऑनलाइन भी देखा जा सकता है कि ये रियलिटी हैं. हाँ जी. और अपना 9/11 अटैक्स के बाद में तो ये बहुत सीरियस अफेयर बन गया है. उसकी हमें सबको, अब दुनिया को भी ये भी मालूम है कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इतनी ज़्यादा. हाँ जी. वही बात है कि ये रियलिटी है और इंडस्ट्री इनको यूज़ करती है. बिल्कुल. चलिए मैम, आज बहुत ही अच्छे जज्बे वाली और बहुत एक्शन से रिलेटेड हमने चीज़ों को समझा, सुना, आपसे महसूस भी किया. हम वॉर जोन में गए, हम वॉर जोन से बाहर आके फ्लड रिलीफ मिशंस में गए, सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस में गए. आपके कोर्समेट्स के बारे में इतना कुछ पता चला, फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता के बारे में, आपकी अदर कोर्समेट्स के बारे में. आई एम श्योर वी हैव टच द स्ट्रिंग्स समवेयर वेयर ऑडियंस विल बी एबल टू कनेक्ट विद यू ऑन अ वेरी beautiful level ma'am, and I'm sure they'll be way much inspired. जब मैं इंस्पिरेशन और इंस्पायर्ड वाली बात बोलता हूँ तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आज की नारी शक्ति को आप कहाँ देखती हैं इन दिस इमर्जिंग भारत? नारी शक्ति काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अभी भारत में. केस इन पॉइंट इज़ कि हमारे पास में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ विमेन पायलट्स वर्ल्ड में है.
वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वुमेन पायलट्स, प्लीज़ मार्क दीज वर्ड्स। भारत में है, बिल्कुल भारत में। हाँ, तो वो एक स्टेटमेंट है हमारे लिए। तो नारी शक्ति तो डेफिनेटली उभर के आ रही है। बिंदास। विपुल आपकी बेटी है, मेरी बेटी है, और हम पेरेंट्स की तरह, और मेरे माँ बाप ने जहाँ तक मुझे पहुँचाया, तो ये मैं कहती हूँ नारी शक्ति को प्रमोट करने के लिए भारत में अवेयरनेस है। दूसरा एक और चीज़ जो मुझे लगता है भारत की नारियाँ इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों हैं, एडवर्सिटी जितनी ज़्यादा इंसान को आप दोगे वो उतना ही उसकी बैकबोन स्ट्रॉन्ग होती जाती है। तो ये भी हमको मान के चलना पड़ेगा और एडमिट करना पड़ेगा, एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि अभी भी देश के अंदर ऐसी जगहें हैं और ऐसी स्थितियाँ हैं जहाँ पे कि औरतों को बहुत एडवर्सिटी का सामना करना पड़ रहा है। मेरी ये गुजारिश होगी लोगों से जो सुन रहे हैं और आगे भी फैलाएं कि अपनी बेटियों को पंख दीजिए, और फिर आप ये देखिए कि आसमान भी कम पड़ जाएगा। ये सब परिंदे हैं मैम, इनका उड़ने का हक भी है, और ये बेइंतहा उड़ते हैं भी, अपने ड्रीम्स में हैं, अपनी मैनिफेस्टेशंस में हैं, और कल रियलिटी में ये उड़ेंगी मैम। आपने इनके लिए इतनी ब्यूटीफुल जर्नी, इंस्पिरेशनल जर्नी रची है, एंड आई एम श्योर आपसे कितने लोग और इंस्पायर होंगे मैम। मैम, funny thing, but I should ask, ma'am, how do your male counterparts look at you? I don't know if this is a right question, but I'm sure you will understand what I mean. Because if I may call, we are still into a male-dominated society. तो मेल काउंटरपार्ट्स जो आपके होते हैं, चाहे वो आईएफ में रहा, चाहे आपका सिविल सेक्टर हुआ, हाउ डू दे उनका क्या एक्सेप्टेंस लेवल रहा है इस जर्नी में, आपकी जर्नी में एटलीस्ट? पर चेंज होता रहा है ये। जब हम स्टार्ट किए थे तब तो ये बहुत ही नॉवल, एक बिल्कुल फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट था। तो हेजिटेशन होना एक लाजमी बात है। और मेरे फादर ने जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ बताई थी कि डोंट होल्ड इट अगेंस्ट पर्सनली अगेंस्ट एनीबडी, क्योंकि दे डोंट नो एनी बेटर। वो ये जानबूझ के आपके साथ पर्सनली एंग्स्ट है, उन्हें दिखाया ही नहीं गया। उनके लिए भी ये सबसे पहला तो उनकी जितनी सोच और समझ है, पर वो कितनी चेंज हो गई। मतलब मेरे इस 32 साल की जर्नी में जो अभी तक रही है फौज ज्वाइन करने से अब तक, वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। और आज के दिन मैं बड़े उससे गर्व से बोलती हूँ कि मैं बहुत लकी भी रही हूँ इस हिसाब से कि मेरे अपने कोर्समेट, मेरे कोलीग्स, मेरे सीनियर्स एयरफोर्स में, उन्होंने लाइक आई सेड कि अगर टफ मिशन होता था वो एक बारी भी नहीं सोचते थे कि अर्चना को भेजना है कि नहीं। ये मेरे को अपने गर्व फील होता है कि मैं अपने काम को इस सुदृढ़ता से करती थी या कर पाती थी, और मेरे सीनियर्स को मेरे पे फेथ था, कॉन्फिडेंस था, विश्वास था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे अलग तरीके से नहीं ट्रीट किया, मेरे कोर्समेट्स ने मुझे अलग तरीके से नहीं ट्रीट किया। आई गिव रिस्पेक्ट, मेरे से जो सीनियर रहे हैं उन्होंने जो हमको सिखाया, उन्होंने मेंटर किया, and I feel respect begets respect. हमारी फौज में हम बोलते हैं we don't demand respect, we earn respect. And ma'am, you have earned your respect. Honestly, you're commanding it now. No, I'm very that way. Again, I say, मेरे colleagues, मेरे seniors in all through, whether it has been the airline or my experience in DGCA, कभी भी किसी प्रोफेशनल ओपिनियन को कभी भी ये डिस्काउंट नहीं किया गया, या मुझे ऐसा महसूस होने नहीं दिया गया कि आप एक औरत हैं, आप एक वुमन हैं। तो आपकी ओपिनियन नहीं मैटर करता, क्योंकि आप क्रेडेंस कितनी है, शायद थोड़ी ज़्यादा ही मिलती होगी, कम तो नहीं मिली विपुल। Ma'am, honestly, tell me, are you trained how to crash and crash the right way? I mean, something like a Mayday eventuality? तो इसको क्रैश नहीं बोलूंगी विपुल मैं, लाइक आई सेड, I'm so sorry ma'am, I don't know the right jargons. टर्मिनोलॉजी बिल्कुल ठीक है। टू पुट डाउन एन एयरक्राफ्ट सेफली इन एन एबनॉर्मल सिचुएशन, बिल्कुल, लाइक आई सेड, बल्क ऑफ अ पायलट ट्रेनिंग इज एबनॉर्मल सिचुएशंस को हैंडल करना, और उसको टाइम्ड तरीके से हैंडल करना, ताकि आप हर ट्रेनिंग में थोड़े बेटर हो जाते हैं। और तो दिस इज़ वाई एक्सपीरियंस, स्किल बेस्ड जॉब्स में एक्सपीरियंस की बहुत सॉलिड वैल्यू है। है। हाँ, बट वी आर ट्रेन्ड,
मतलब ट्रेंड एंड थरोली ट्रेंड, यू नो। तो आप ये मान के चलिए 2 ट्रेनिंग सेशंस मिनिमम मैंडेट जो DGCA की है कि साल में 2 मिनिमम ट्रेनिंग सेशंस एंड 2 चेक सेशंस उसके बाद में कि आपकी ट्रेनिंग कहाँ तक, मतलब आप वैल्यूबल रही या नहीं रही। यस, एंड मतलब आप चेक होते हैं उसी की ट्रेनिंग का क्या वैल्यू रहा आपके लिए। मैम, हाउ डू यू सी योरसेल्फ 10 years down the line? Vipul, I see myself this happy 24-year-old that I am even now, and you know, doing everything possible in my field of work, in social work, and also in putting India on the world map any which way that I can. Conviction है कि भारतीय हिंदुस्तानी हम ब्लेस्ड हैं बहुत सारी तरीक़ों से। हमारी इंटेलेक्ट बहुत अच्छी है, हमारे परिवारों से हमें पढ़ाई की तरफ जो रुझान मिलता है, और यू नो वो परिवार का सपोर्ट भी बहुत, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हिंदुस्तान में और भारत में है, वो सारी चीज़ें हमें बहुत सॉलिड स्ट्रॉन्ग लोग बनाती है। तो इसको मैं 10 साल में मैं अपने आप को देखती हूँ कि दुनिया में कहीं ना कहीं हम फैला रहे होंगे। So I would personally be doing so. If you can align your thoughts, do you see some of our airline industry becoming the world's best? आप ये कुछ ऐसा कुछ कहना बिल्कुल, चाहेंगे? मैं एयर इंडिया की पायलट हूँ और ये मेरी बिल्कुल एक और ड्रीम है अपनी लाइफ टाइम का कि एयर इंडिया को मैं दुनिया की सबसे अच्छी एयरलाइन सिर्फ बनते ही नहीं, और द फाइनेस्ट, द सेफेस्ट, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एयरलाइन जो कि बन सके और उसके बाद में सेफ और एफिशिएंट रहे कि वो दुनिया की बेस्ट एयरलाइन बनी रहे, वो मैं देखती हूँ। फॉर द टाइम्स टू कम। यस। एडवेंचर दुनिया में आप कुछ करती हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ मौका मिले। अभी ऑस्ट्रेलिया हो क्या ही बिटिया के साथ में, तो टेनिस का बहुत शौक़ है देखने का, बेटी खेलती भी है, तो वहाँ पे सर्फिंग कभी नहीं अटेम्प्ट करी थी, तो वो भी अटेम्प्ट करी है। सर्फिंग? बिल्कुल। मैंने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया। मेरे प्लान्स बनते रहते हैं कब जाऊंगा मैंगलुरु और जाके स्टार्ट करूंगा सर्फिंग। तो बिल्कुल, तो ट्रैकिंग, हाइकिंग, एक आध बारी ऐसा भी मौका मिला है फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज वो भी मेरे साथ एनसीसी, मेरी बल्क ऑफ माई फ्रेंड्स आर फ्रॉम माई एनसीसी डेज, तो हम ड्राइविंग स्पोर्ट में भी अपना हिस्सा नाम ज़रूर डाल देते हैं, तो उसको एक्सपीरियंस ज़रूर किया है, उसको सीरियसली नहीं किया है बीइंग अ फुल टाइम प्रोफेशनल। तो आई थिंक वो लिमिटेशंस आ ही जाती हैं, बिकॉज हमारा कई बार जॉब या हमारा प्रोफेशन ऐसा इतना डिमांडिंग होता है कि हम टाइम नहीं निकाल पाते, जैसे मैं बिल्कुल नहीं निकाल पा रहा हूँ। मैम, आपकी ज़ुबानी हमारी हिंदुस्तान, हमारे भारतवर्ष की हर एक लड़की के लिए एक मैसेज जो उनके अंदर के ड्रीम्स को, उनकी मैनिफेस्टेशंस को, उनके आगे आने वाले रोड मैप को डिफ़ाइन करने में उनको मदद करे, उनको एक सीख मिले। आपकी जर्नी तो एक इट्सेल्फ इज़ अ ब्यूटीफुल यू नो मैसेज इन इट्सेल्फ, बट फिर भी मैं चाहूँगा कि आप एक उस गर्ल के लिए जो ये पॉडकास्ट को देख रही है, उसके लिए एक मैसेज। बिल्कुल, मैं 2 मैसेज दूँ। श्योर मैम। एक लड़कियों के लिए और दूसरा भारत देश के आदमियों के लिए दूँ। ओके, दैट्स गोना बी इंटरेस्टिंग। जो मैं औरतों को मैसेज देना चाहूँगी कि आप कुछ भी अपने आसपास सुन रहे हैं और 10 आवाज़ें आपको ये बोलेंगी कि आप ये नहीं कर सकते क्योंकि आप औरत हैं, लड़की हैं, आप वीकर हैं, आपको अपनी ये आपकी लक्ष्मण रेखाएं हैं, तो इसको एक कान से सुनिए और दूसरे से निकाल दीजिए ताकि दूसरों को बुरा भी ना लगे और आप पे असर भी कुछ ना हो, क्योंकि आप बिल्कुल, आप कोई लिमिटेशंस नहीं है। इंसान की लिमिटेशंस इंसान अपने आप खड़ा करता है, और वो ज़्यादातर इसलिए होती हैं क्योंकि आप दूसरों की आवाज़ों को आपके ऊपर ज़्यादा असर करने हावी करने देते हैं। अदरवाइज़ कोई लिमिटेशन नहीं है। ये तो हिंदुस्तान की लड़कियों के लिए मैसेज है कि बैलेंस रखिए और डेफिनेटली अपने आप को किसी से कभी कम मत सोचिए, चीज़ों को ट्राई करो,
ठीक है। जो बड़ा मैसेज मुझे आज के दिन इतने सालों में लगता है कि औरत और आदमी सोशल व्हीकल का, है ना, दो पहिए हैं, और सोसाइटी को बैलेंस में आगे चलाने के लिए इन दोनों पहियों का सेम स्पीड पे चलना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और वो डिस्कनेक्ट अनफॉर्चुनेटली कहीं हो गया। भारतीय सोसाइटी की जो नज़र आ रही है, हम गोल गोल घूम रहे हैं अभी। क्यों? Okay. क्योंकि एक पहिया तो उतनी तेज़ी से नहीं चल रहा, और उसको क्योंकि किसी ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, वो ध्यान बट गया ना। ये भैया ये लैग कर रहा था, तो सारा दम औरतों को आगे पुश करने में लग गया, और वो पहिया चलने भी लग गया तेज़। तो अब वो व्हीकल जो है वो गोल गोल चक्कर में घूम रही है। तो इस पहिए को ड्राइव करना और इसकी तरफ ध्यान देना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। You mean to say towards the male वाला पहिया, male counterparts? क्योंकि आप ये मान के चलिए कि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन में 50% से ऊपर आदमी हैं। और ये मैं बहुत बारी लड़के जो मेरे साथ फ्लाई करते हैं, मैं उनको यही सिर्फ बताती हूँ, और ये मेरे अपने बारे में नहीं, मैं ऐसा बहुत सारी औरतें, मैं अपनी सारी कोर्समेट्स को जानती हूँ, मैं अपनी फ्रेंड्स जो एनसीसी वाली हैं, कि वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में जो नहीं कर सकती। आदमी को अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि घर के अंदर जो माँ है वो कम से कम सबसे ज़्यादा उसकी बेचारे की कैपेबिलिटी को रिड्यूस कर रही है, रादर देन उसको एनहांस करने के बजाय। और जब हम अपने बेटों को ये बोलते हैं तुम छोड़ दो, तुम रहने दो, तुम ये मत करो, तुम घर के कामों में हाथ मत बटाओ, तुम अवेयरनेस अपनी मत जनरेट करो, तो आप एक अच्छे भले फुली हेल्दी इंसान को आपने उसको लिमिटेशंस में बांध दिया, आपने उसको अपना पूरा इंसान, अपना पूरा पोटेंशियल कभी एक्सप्लोर ही नहीं करने दिया आप। और फिर जब वो किसी और के साथ लाइफ शेयर करेगा जहाँ पे कि उसके माँ बाप ने कहा कि बेटा उड़ो, आप फिर वो एक डेड वेट की तरह हो जाते हैं रिलेशनशिप में। तो इसीलिए आज के दिन मुझे ये लगता है कि हाँ, औरतों को पुश करना, बिकॉज इंक्लीमेंट कंडीशंस हैं बहुत सारी जगहों पे, बट आदमियों को भी पुश करना इस देश की भलाई के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल मैम, मेरी कोशिश यही है कि मैं अपनी आगे आने वाली ज़िंदगी में वुमेन एम्पावरमेंट से हमेशा कनेक्ट रहूँ। और दूसरा, आई वांट टू एड्रेस द यूथ ऑफ दिस नेशन, बिकॉज द यूथ ऑफ द नेशन ओनली डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ द नेशन। सो मैम, यूथ के लिए कोई मैसेज? यूथ के लिए यही मैसेज कि डिसिप्लिन जो है सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन है और सबसे बहुत बड़ा एस्पेक्ट है ना। हम सोचते हैं कि हम ये करना चाहते हैं, हम ड्रीम करते हैं हम ये करना चाहते हैं, पर उस सब को फ्रूशन पे लाने के लिए सबसे बड़ी चीज़, और जो सबसे बड़ी डिस्टिंग्विशिंग चीज़ आज मैं कहती हूँ कि भारत अभी भी डेवलपिंग नेशन की तरह से मतलब जाना जा रहा है, डेकेड्स, है ना, दसियों साल हो गए हैं हमको। वो इसलिए है कि जब हम भारतीय किसी भी फॉरेन कंट्री में जाते हैं, हम देखते हैं साफ़ सफाई की तरफ जागरूकता, एक दूसरे की तरफ कर्टसी रखना, एक दूसरे को धक्का मार के आगे निकलने का ये फ़िलॉसफी, ये सारा इसका मूल मंत्र तो फाइनली डिसिप्लिन ही है। क्योंकि आपको और मुझे तो विपुल पूरी जानकारी है कि कैंटोनमेंट्स, आर्म्ड फोर्सेस के कैंपसेस इसी देश का पार्ट हैं, और वो वहाँ पे हर चीज़ उस हिसाब से होती है जिस हिसाब से होनी चाहिए। I know where you're going to, मैम। हाँ जी। सो इसका मतलब है हम भारतीय, और हम जब फॉरेन कंट्रीज़ भी जाते हैं तो हम कहीं ज़्यादा कंट्रोल्ड बिहेवियर में रहते हैं और डिसिप्लिन में रहते हैं। तो वो डिसिप्लिन को अपनी लाइफ का एक अभिन्न हिस्सा बना लीजिए, और हर रोज़ एक चीज़ ज़्यादा डिसिप्लिन से करिए, ताकि ये देश दुनिया का सबसे बेहतरीन देश बन पाए, जो हम देखते हैं आज से 40-50 सालों में, शायद हमारे होते होते में हम देख पाएँ। बिल्कुल देखेंगे मैम आप। आई थिंक द मैसेज फॉर द यूथ इज़ कि डिसिप्लिन पार्ट, जो हमने पहले भी पॉडकास्ट में डिस्कस भी करा है, और आज मैम ने इतने ब्यूटीफुली उसको डिफ़ाइन करा है। डिसिप्लिन इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट।
जब मैम ने कैंटोनमेंट्स की बात करी तो मुझे इतना ही समझ आया था कि कैंटोनमेंट के अंदर की जो सफाई, जो क्लीननेस होती है, जिसको मैम एक यूरोपियन नेशन के साथ कंपेयर करने की बात कर रही थी, ये सब कुछ डिसिप्लिन से ही आता है. एंड डिसिप्लिन इज़ जस्ट नॉट अबाउट क्लीननेस. डिसिप्लिन इज़ एवरी मिनट ऑफ योर डे. आपका थॉट प्रोसेस, आपका जो कार्यशाला है, आपकी कार्यशाली की क्षमता है, जो आपका एक प्रोसेस है, आपका लिविंग प्रोसेस है, एवरीथिंग इज़ फाउंड ऑन अ प्लेटफॉर्म विच नीड्स टू बी डिसिप्लिन. अगर आप डिसिप्लिन को बहुत ही कैजुअली लेंगे तो आज आपको शायद उसके कैस्केडिंग इफ़ेक्ट्स नहीं दिखेंगे, बट आगे आने वाले वक्त में आपको वो आराम से दिखना स्टार्ट हो जाएगा. सो मूल मंत्र जो मैम ने बताया, डिसिप्लिन, इसको अपनी पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ बना लीजिए, इसको अपना DNA बना लीजिए. हमारे देश भारत की प्रोग्रेसिव पाथ की डेफिनेशन डिफाइन होने वाली है. मैम, एनी मैसेज टू योर डॉटर? मैसेज टू माय डॉटर, बिल्कुल दुनिया का सबसे यूनिवर्स का सेंट्रल पार्ट हो, है ना, और तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जिसे कहते हैं अचीवमेंट, जो मैं बोलती हूँ बिकमिंग अ मदर, क्योंकि उसने मुझे ऐसी मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग ना इवॉल्व करा दिया जो किसी और चीज़ से नहीं हुआ. और मेरी सबसे बड़ी सीख अभी भी जो मैं रोज़ सीखती हूँ अपनी लाइफ में, वो मेरी बिटिया से ही आती है. तो मेरा मैसेज टू हर इज़ कि शी इज़ माई यूनिवर्स. She is definitely, ma'am, your universe. My daughter is my universe, and I'm sure this message will reach her sooner or later. And I'm sure, ma'am, she's doing beautifully and wonderfully well in her life. Our blessings to her. Thank you. मैम, इस पॉडकास्ट में हमने कितना कुछ समझा, सुना, आपकी जर्नी एज द फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स वुमेन पायलट के बारे में, वहाँ से आपका कन्वर्जन टू द सिविल एविएशन इंडस्ट्री, आपका जो जज्बा रहा इंडियन एयरफोर्स में, आपके मेल काउंटर पार्ट्स, आपके कोर्समेट्स, आपका जो रूटीन रहा, आपकी जो जर्नी रही, इतना कुछ हमें इंस्पायर करेगी. और मुझे ये आज यकीन है कि इस पॉडकास्ट को जो लोग भी सुनेंगे, समझेंगे, उनको एक चीज़ तो ज़रूर पता चलेगी कि आपका जो रोड मैप डिफ़ाइन होता है आपकी आगे आने वाली जर्नी में, आप जब नींव आज डालते हैं, उससे सिर्फ आपका रोड मैप डिफ़ाइन नहीं होता, उससे कितनी और लाइफ्स का रोड मैप भी डिफ़ाइन हो रहा होता है. तो अगर आपको वो अपॉर्चुनिटी मिले, आपको वो एक चांस मिले कि आप किसी भी जगह पे, चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, कोई भी आपकी प्लेस हो, आप अपना योगदान अपने दिल से करिएगा. आप यही सोच के करिएगा कि शायद आपके कंधों पर किसी और के प्रोग्रेसिव पाथ के लिए एक छोटा सा वेट है. इसको वेट बोला जाए, इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला जाए, वो आपका नज़रिया रहेगा. बट मैम, आपकी इस जर्नी ने आई एम श्योर कितना कुछ डिफ़ाइन करा है हमारी जनता, जिससे इंस्पायर हो सकती है. And there is so much yet to come. And I'm sure, ma'am, when I spoke about 10 years down the line, I would be happy to host you once again with some more achievements wherein the tag or the name or whatever you call the first word is again attached to your name. Thanks a lot, ma'am, for coming on board the Untold Story with Commander Victor. Man, it was such a humble experience, beautiful experience for me, hosting the first woman pilot of Indian Air Force. मेरा तो मैम फ़क्र यहाँ से वहाँ पता नहीं कहाँ पहुँच चुका है. मैं खुद उस फ्लाइंग जोन में पहुँच चुका हूँ. आपने जिस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बात करी, आपने जो प्रिसिशन की बात करी, मैं उस कारगिल जोन में भी चला गया था, जहाँ पे हमारे फाइटर पायलट्स ने एक ब्रेवरी से, एक प्रिसिशन से क्या रोल प्ले करा होगा, जो 18,000 की फीट पे वो जो हमारे एनिमीज़ बैठे हुए थे उनको शूट डाउन करने का, और हमारी इंडियन आर्मी को कितना मनोबल उनका बड़ा होगा. दिस इज हैट्स ऑफ टू द इंडियन एयरफोर्स. मैम, थैंक्स फॉर कमिंग ऑन बोर्ड द अनटोल्ड स्टोरी विद कमांडर विक्टर माइक. थैंक यू मैम. थैंक यू. मैं आप सभी से फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. आप सभी के सपोर्ट से मैं अपने आने वाले पॉडकास्ट में और बेहतरीन और इंस्पिरेशनल गेस्ट्स को बुला सकूँगा. प्लीज़ डू सपोर्ट अस.